ऐसा है कि टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग विद वेरियस एजाइल मेथोडोलॉजीज, और हमने बहुत सी मेथोडोलॉजीज पहले ही देख ली हैं, स्टडी कर ली हैं। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता नई मेथोडोलॉजीज की तरफ आ गए हैं। आपको याद होगा कि लास्ट मेथोडोलॉजी हमने स्टडी की वो सेफ थी। ये नया ट्रेंड है, ये पुराना नहीं है। ये जो पुराने जमाने में आज से 5-10 साल पहले तक पढ़ाया जाता था, उसमें ये सेफ का और इन चीजों का नाम नहीं आता था। तो हमने सेफ पढ़ लिया। हमें अंदाजा हो गया कि सेफ जो है वो 4 लेयर्स में काम करता है, और उसमें वो प्रोग्रेसिव स्केल्ड अप मॉडल है। उसी के अंदर स्क्रम भी हो सकता है, उसी के अंदर और भी कोई मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा मसला कोई नहीं है। लेकिन जो अभी जो हम स्टडी करने लगे हैं, डिसिप्लिन्ड एजाइल एक बिल्कुल लेटेस्ट मेथोडोलॉजी है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि इसको पीएमआई ने ओन कर लिया। मतलब पीएमआई ने ये पूरी कंपनी खरीद ली है डिसिप्लिन्ड एजाइल की, और ये अब पीएमआई ओन करती है डिसिप्लिन्ड एजाइल को। अ, अगर पीएमआई इसको ओन कर रही है तो लाजमी बात है, बहुत बड़ी बात है कि पीएमआई ने इसको नहीं, किसी और को नहीं, इसको किया। असल में इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, आप अभी देखेंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कि के अंदर अब वो 5 फंक्शन फीचर के सेफ आपको देता था, उससे बढ़ चढ़ के हैं। सेकेंडली, ये एक अपना माइंडसेट लेके आया है डिसिप्लिन्ड एजाइल। ये पहले डिसिप्लिन्ड एजाइल डिलीवरी के नाम से था, और अब इन्होंने इसको डिसिप्लिन्ड एजाइल कर दिया है, और डिसिप्लिन्ड एजाइल डिलीवरी अब इसका एक छोटा सा पार्ट बन गया है। डिसिप्लिन्ड एजाइल आपने देखा होगा, पहले भी जो हमने डिस्कशंस की उसमें प्रोग्रामिंग के बारे में कहा गया कि एक डिसिप्लिन्ड मेथड है, डिसिप्लिन्ड एजाइल का मेथड है। बस आप यूं समझिए कि उसी से प्रमोट होके ये आइडिया निकला, और वही जो ऑथर्स थे कॉमन, जो आपने शुरू में देखा था जिन्होंने एजाइल मैनिफेस्टो बनाया था, उनमें से सदरलैंड जो है उसी ने ये डिसिप्लिन्ड एजाइल बनाया है। तो इसकी अपनी उन्होंने गाइड बनाई है, बहुत जबरदस्त किस्म का इसका सिस्टम है। मैं उसको उसको स्टडी भी किया, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। लेकिन लाइक सेफ, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ आ जाए तो उसके बाद आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लाजिम बात है कि जो आसानी आपको स्क्रम में मिलती है, जो ईज ऑफ यूज, लाइट वेट मेथड, वो आपको शायद थोड़ा सा अपने आप को ट्यून अप करना पड़े। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं कि लीन को भी एडजस्ट करना है, अपनी स्केलिंग भी करनी है, और भी बहुत से, और इसको ट्रांसलेट भी करना है नए मैकेनिज्म्स के ऊपर जो आउटसाइड ऑफ द सॉफ्टवेयर हैं, उस हिसाब से काफी हद तक मुझे डिसिप्लिन एजाइल बेहतर लगा। लेकिन डिसिप्लिन एजाइल में भी बीमारी मुझे वही नजर आती है कि ये बार बार आता है तो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आ जाता है। तो मतलब ये हमें आजादी अभी तक इसने नहीं दी कि जी हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बाहर आसानी के साथ सोच सकें। ये भी उसमें कहता है कि जी वो जितने पुराने मेथड हैं वो कहता है मैं सारे अकोमोडेट कर लेता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताएं कि क्या आप कोई नए मेथड ऐसे लेके आ रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, टेलीकम्युनिकेशन को, बाकी एजुकेशन को और बाकी मेडिसिन को, इन एरियाज को हम कैसे इंडक्ट करें? उसकी कोई जबरदस्त मेथोडोलॉजी अभी तक नहीं बनी। और मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस तरह की कोई चीज डेवलप हो। इस हवाले से मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि वेरी रिसेंटली कुछ लोगों ने एक हाइब्रिड मेथोडोलॉजी बनाने की कोशिश की है, हाइब्रिड मैनिफेस्टो बनाया है, और उसको मैंने भी पढ़ा और उसको मैंने भी साइन किया था। और अभी वो देखते हैं कि उसका क्या बनता है, लेकिन वो उसमें कुछ शायद टाइम लगेगा। एनीवेज, सारी बातें अपनी तरफ अपनी जगह पर, लेकिन ये डिसिप्लिन एजाइल इज अ न्यू आइडिया, इट इज अ रिमार्केबल आइडिया। इट इज नॉट ओनली अ फ्रेमवर्क। वो कहते हैं हम फ्रेमवर्क भी नहीं है। पहले जब डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी आया था तो इन्होंने कहा जी हम एक फ्रेमवर्क है। अब कहते हैं जी हम फ्रेमवर्क भी नहीं है, हम उससे भी बड़ी चीज है। मतलब ये कि हम एक इस तरह का मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप कोई भी एजाइल की मेथोडोलॉजी को रख के डिसिप्लिन तरीके के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसके अपने कुछ रूल्स होंगे डिसिप्लिन के हवाले से, और उसके अंदर आप स्क्रम को रख लें, लीन को रख लें, मिला जुला के रख लें, या सेफ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को, एनीथिंग यू वांट टू यूज, यू कैन यूज विद इन
द कन्फाइंस ऑफ द डिसिप्लिन्ड एजाइल, और डिसिप्लिन्ड एजाइल की इसने अपनी कुछ प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश कर दी। सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट डज इट मीन टू बी डिसिप्लिन्ड। वो कहते हैं जी टू बी डिसिप्लिन्ड is to do the things you know are good for you, things that usually require hard work and perseverance। ये मतलब हम सिर्फ वो काम करें जो ठीक है, और जो काम ठीक नहीं है, जो हमें अपील नहीं करते, वो हम छोड़ दें। मतलब पिक एंड चूज कर सकते हैं हम। तो डिसिप्लिन आपको ये एक ऑप्शन देता है कि ऐसा ना हो कि आप अगर से सेफ इस्तेमाल करें तो सेफ की सारी इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करने हमने, जरूरी नहीं है। जो चीज हमें अपील करती है, तो टेलरिंग वाला आइडिया कि हम उसको टेलर कर सकते हैं। कोई स्ट्रीम प्रोग्रामिंग की चीज निकाल के कहीं किसी जगह पे प्रोजेक्ट में वो इस्तेमाल की हुई है, किसी जगह हम कोई सेफ को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी जगह स्क्रम को, किसी जगह लीन को, तो हम ये आजादी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये वो आजादी आपको प्रोवाइड कर रहा है और आपको कह रहा है कि इनको डिसिप्लिन तरीके के साथ, किस तरीके के साथ किया जाएगा। वो कहते हैं जी इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन टू रेगुलरली डिलाइट योर कस्टमर। तो इसका मतलब है, एक बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसिप्लिन एजाइल का, वो ये कहता है कि एजाइल का बुनियादी मकसद ही तब्दीली है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फिर हम इतने कन्फाइंड किस्म के मेथड्स में क्यों फंस गए हैं? वी हैव टू बी एजाइल इवन अप्लाइंग द मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी भी कस्टमाइजेबल होनी चाहिए और जरूरत के मुताबिक फ्लेक्स होनी चाहिए। ये इसका कोर आइडिया है जिसके ऊपर ये बिल्ड हुआ है डिसिप्लिन एजाइल, के मेथोडोलॉजी शुड नॉट बी बाउंडिंग, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, हाईली फ्लेक्सिबल। और लेकिन उसके उसके ऊपर हमें कोई एक डिसिप्लिन मैकेनिज्म जरूर रखना पड़ेगा कि इन कुछ मेजर कन्फाइंस हैं कि एजाइल की हद से बाहर ना निकल जाए। तो ये किसी हद तक ये बात अच्छी लगती है। इट टेक्स डिसिप्लिन फॉर टीम्स टू बिकम ऑसम। अगर टीमें डिसिप्लिन होंगी तो जबरदस्त काम करेंगी। इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन फॉर लीडर्स टू इंश्योर दैट देयर पीपल हैव अ सेफ एनवायरनमेंट टू वर्क इन। It takes discipline to recognize that you need to tailor your approach for the context that you face and to evolve your approach as the situation evolves. Exactly जो एजाइल का थॉट है कि हालात के मुताबिक तब्दील होने वाला, तो उसने कहा जी ये एक ऐसी डिसिप्लिन अप्रोच है जो आपको कस्टमर को पॉइंट में रखें, आप कस्टमर को फोकस में रखें और हालात के मुताबिक आप हर चीज तब्दील करते जाएं, अपना काम करने का तरीका भी बदलते चले जाएं। तो यस, यू कैन डू दैट। It takes discipline to recognize that you are part of a larger organization, that you should do what's best for the enterprise and not just for what is convenient for you. अब वो जो छोटी छोटी टीमों में लोग काम करने वाले थे, वो अपना कंफर्ट देखते थे, अपनी कन्वीनियंस देखते थे। ये कहता है एट लार्ज आप एंटरप्राइज लेवल को भी देख सकते हैं, जो किसी हद तक सेफ भी करता है। अब सेफ इसका बहुत बड़ा कंपीटिटर है, लेकिन लगता ये है, देखने में यही आ रहा है कि शायद डिसिप्लिन एजाइल सेफ को बीट कर देगा, इस मामले में उससे बेहतर साबित होगा। इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन टू इवॉल्व एंड ऑप्टिमाइज योर ओवरऑल वर्कफ्लो। रिक्वायर्स डिसिप्लिन टू रियलाइज दैट यू हैव मेनी चॉइसेस रिगार्डिंग हाउ योर वर्क हाउ यू वर्क एंड ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, सो यू शुड चूज अकॉर्डिंगली। मतलब चॉइस कहता है जी आपके पास होनी चाहिए, तब हम इस ज्यादा बेहतर से ज्यादा इफेक्टिव काम कर सकते हैं। मैं इनकी किताब पढ़ रहा था, उसमें उसने एक बात कही, वो जो शुरू में हमने एक स्लाइड दिखाई थी कि जी इतना % इंक्रीज हो गया प्रोडक्टिविटी में, इतने % ये हो गया। उसने कहा ये सब झूठ है, ये इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इतना % इंक्रीज सेफ से हो सकता है। और उसकी वजह से कि सेफ तो बाउंड कर रही है आपको काफी चीजों के अंदर। अपेरेंटली किसी एक आध सिचुएशन में अगर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट नजर भी आती है, तो दिस इज नॉट अ की कि हर तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर वो ऐसा ही बिहेव करेगा। एजाइल मैनिफेस्टो तो आपने पढ़ा ही हुआ है और हमने शुरू में बात भी की थी। हमने कहा इंडिविजुअल इन इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल, फिर वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। ये बातें आपको याद होंगी। ये वो 4 कोर वैल्यूज थी जो एजाइल की थी। डिसिप्लिन ने ये कहा कि हम इसमें जरा थोड़ी सी मुरम्मत करना चाहते हैं, हम इसको डिसिप्लिन बनाने के लिए हम इसको थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं। पहला रूल तो उन्होंने वही रखा, इंडिविजुअल इंटरेक्शन ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। दूसरा उन्होंने कहा जी कि वर्किंग सॉफ्टवेयर का लफ्ज हटा दो, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को पॉइंट कर रहा है, और इसको कहो कंज्यूमेबल सॉल्यूशंस ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। ये भी बात दिल को लगती है, लेकिन फिर यहां तक तो उन्होंने वो सॉफ्टवेयर का लफ्ज रिमूव कर दिया,
लेकिन मैं जब किताब पढ़ता हूँ उसके अंदर जगह जगह सॉफ्टवेयर का जिक्र आता है, सॉफ्टवेयर टीम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, तो लगता यही है कि अभी तक इनको ये बीमारी ने जान नहीं छोड़ी कि जी सॉफ्टवेयर के अंदर ही फंसे हुए हैं। लेकिन एनीवेज एक कम से कम हमें एक ऐसी डायमेंशन मिल गई जिससे हम थोड़ा सा आउटसाइड जाके प्ले अराउंड कर सकते हैं। कस्टमर कोलैबोरेशन को ये पीएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि कस्टमर सिर्फ एक कस्टमर ही नहीं है जिसको आपने सेटिस्फाई करना है, दिस इज ऑल द स्टेक होल्डर। तो इन्होंने कस्टमर कोलैबोरेशन को तब्दील करके स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन कर दिया। ये भी बात बहुत अच्छी हो गई कि स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। चलें जी, ये भी बात 3 पॉइंट्स तक तो हम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से एग्री करते हैं। चौथा पॉइंट जो रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान है, उसको उसने कहा कि नहीं, चेंज नहीं, रिस्पॉन्डिंग टू फीडबैक। तो चेंज रिक्वेस्ट थोड़ी हो रही है, हम चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू थोड़ी कर रहे हैं। जब हम वी आर ओपन टू चेंज, so there is no change request. Basically, this is a feedback, and based on that feedback, we are, encouraging customer को हम या stakeholder को हम fully encourage कर रहे हैं, उनकी voice बन रहे हैं, उनका representative बन रहे हैं, and we are doing whatever they are saying. So it is responding to feedback over following a plan. एक चौथा पॉइंट उन्होंने, पांचवा पॉइंट उन्होंने ऐड किया, उन्होंने कहा जी ट्रांसपेरेंसी ओवर फॉल्स प्रिडिक्टेबिलिटी। जो हमारा पहले से बना हुआ प्लान होता था वो हमें एक प्रिडिक्टेबिलिटी देता था कि इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा, कहता लेकिन वैसा होता तो नहीं था, चीजें तब भी डिले होती थी। तो वो एक फॉल्स प्रिडिक्टेबिलिटी थी सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए। कहता उसके बजाय हम सिस्टम को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रख देते हैं। और ऑल्दो ये एज सच एजाइल मैनिफेस्टो में पहले नहीं कहा गया, लेकिन जितने एजाइल मेथड पढ़े हैं आपको याद होगा हर जगह पे ट्रांसपेरेंसी वाज देयर। यहां उसने बाकायदा तौर पे अपने जो डिसिप्लिन्ड एजाइल का मैनिफेस्टो बनाया उसमें ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट ऐड कर दिया। उसने कहा फॉल्स प्रेडिक्टेबिलिटी से बेहतर है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएं। और आपको मैंने बताया था ना कि जब हम कर रहे होते हैं काम, जब टीम काम कर रही होती है अपनी आइटरेशन के अंदर या स्प्रिंट के अंदर, तो एवरीथिंग दे डू इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। दे कांट फूल एनीवन कि हम जनाब कम बताते हैं, ज्यादा बताते हैं, काम कम करेंगे, या कम बताते हैं ज्यादा करेंगे, कोई फ्रॉड कर लेंगे ना। एवरीथिंग ऑन 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 द स्क्रम बोर्ड एंड जो भी दीवारों पे लगे हुए हैं चार्ट्स वगैरह, और एवरीबॉडी कैन सी कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, और उसके मुताबिक वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ट्रांसपेरेंटली उसके साथ बिल्ड इन हुई है। सो दैट इज व्हाइल देयर इज वैल्यू इन द आइटम्स ऑन द राइट, मतलब वो जो राइट वाले आइटम है वो ये कह रहा है, मैनिफेस्टो भी यही कहता था एजाइल वाला, कि उनको हम नहीं कह रहे कि वो गैर जरूरी हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो लेफ्ट पे आइटम है वो उनसे ज्यादा जरूरी है, उनको उनके ऊपर फोकियत देने की जरूरत है, उनको प्रायोरिटी दीजिए। तो हमने ये देखा कि एजाइल मैनिफेस्टो में थोड़ी सी अमेंडमेंट करके इन्होंने अपना एक डिसिप्लिन्ड एजाइल मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया, एंड दिस लुक्स ओके, नथिंग सो वेरी बैड अबाउट इट। फिर जो डिसिप्लिन्ड एजाइल के जैसे उनका जो नॉर्मल एजाइल है उसके 12 पॉइंट थे, तो इन्होंने भी अपने पॉइंट दिए हैं और इन्होंने दिए हैं 17 पॉइंट। अच्छा खैर, लुक्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट के जी यार क्या मुसीबत पड़ गई है, इतने सारे पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि इन्होंने अपने हिसाब से ये 17 पॉइंट दिए हैं। ऑल्दो आई डू एग्री कि ये दे आर टू मेनी, मगर ये कि अगर इनको रेफरेंस ही करना है तो उसके हिसाब से ठीक है। इसमें वो कहता है जी कि आर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर, कस्टमर नहीं, स्टेक होल्डर, थ्रू अर्ली एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ऑफ द वैल्यूएबल सॉल्यूशन। ये मेरा ख्याल है वी आल्सो डू एग्री। द ओनली डिफरेंस इज कि उसने कस्टमर के बजाय स्टेक होल्डर को डाल दिया, जो कि पीएमआई की रिक्वायरमेंट्स को भी सेटिस्फाई करता है कि खाली कस्टमर ही नहीं होता, स्टेक होल्डर भी होता है, और स्टेक होल्डर जो है वो मैटर कर सकता है बहुत ज्यादा। तो यस ऑफ कोर्स। फिर कहते हैं वेलकम इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वेलकम इमर्जिंग रिक्वायरमेंट के हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स वुड बी डिफरेंट, और नई चीजें इजाद हो रही हैं। जैसे डिसिप्लिन्ड एजाइल एक नई चीज आई है, हाइब्रिड है, एजाइल है, ये सब इनको कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ये जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है हमारे वे ऑफ वर्किंग चेंज कर देती हैं। जिस तरह से हम पहले काम करते थे उसको वो ऑब्सोलीट कर देती हैं। तो कहते हैं जो इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इवन लेट इन द सॉल्यूशन डिलीवरी लाइफ साइकिल एजाइल प्रोसेसेस हार्नेस चेंज
फॉर द कस्टमर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कस्टमर को जिससे फायदा पहुंच सकता है, कस्टमर को जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, हम उसके मुताबिक चेंजेस करने को तैयार हैं। तो चेंजेस के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। डिलीवर वैल्यू सॉल्यूशंस कॉन्टिन्यूसली, वही वैल्यू वाली बात कि हम एक तो वैल्यू ज्यादा, वो जैसे हमने कहा था कि हाईएस्ट वैल्यू फर्स्ट, एक तो वो पॉइंट है, एंड सेकंड देयर इज अ कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ वैल्यू, जिसको वैल्यू स्ट्रीम के हवाले से भी हमने बात की थी। फ्रॉम मेनी टाइम्स अ डे टू एवरी वीक विद द एम ऑफ टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम। Stakeholders and developers must actively collaborate to deliver outcomes that will delight our organization's customers। अब ये जो इन्होंने 5 पॉइंट अपने वैल्यू के दिए थे, ये उसके डिफेंस में बात कर रहा है, और ये जो 17 प्रिंसिपल्स ने बनाए हैं, ये उसके डिफेंस में बनाए। वो कहते हैं स्टेक होल्डर्स। अब देखिए ना, डेवलपर का लफ्ज आ गया, जैसे मुझे शदीद एतराज है कि भाई तुम सॉफ्टवेयर पे आ गए हो फिर दोबारा डेवलपर, चले हम टीम मेंबर कह सकते हैं जो भी। So, stakeholders and developers must actively collaborate to deliver outcomes that will delight our organization's customers। फाइन हो गया जी। फिर कहते हैं build teams around motivated individuals। ये थोड़ा नया डायमेंशन है। वैसे तो हम कहते हैं कि ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम है, सेल्फ मोटिवेटेड है, सब कुछ है, लेकिन उसने कहा जी टीम जो है वो लोगों के इर्द गिर्द बनाए, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे मोटिवेटेड लोगों को सेंटर में रख के और फिर टीम बिल्ड की जाए, मतलब टीम ही अच्छी बिल्ड की जाए। गिव देम द एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट दे नीड एंड ट्रस्ट देम टू गेट द जॉब डन। ये बात तो हम समझते हैं कि हम जब टीम को ऑटोनॉमी दी जाती है और हमें उन्हें ट्रस्ट करना ही होता है, मगर ये कि वो उसका सब पॉइंट इतना है कि ट्रस्ट तो आप जरूर करें, लेकिन पहले टीम ही अच्छी बनाए, लोग ही अच्छे उसके अंदर सिलेक्ट करें, मोटिवेटेड लोग होने चाहिए जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। The most efficient and effective method of conveying information to and within a delivery team is face-to-face conversation, ideally around a whiteboard। ये भी बात हम समझते हैं कि हमने ये कहा था कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आमने सामने बात हो जाए, स्टैंड अप मीटिंग के दौरान चार्टों के ऊपर, मतलब जो बात होनी है वो हर चीज लिख के ना की जाए, लेकिन एटलीस्ट आमने सामने की जाए ताकि सबको पता हो। जैसे हम स्टैंड अप मीटिंग में हर जो मेंबर है वो वहां पे अपना 1-2 मिनट की बात करता है और बताता है मैंने क्या किया, क्या करूंगा, वगैरह वगैरह। तो उससे ना सिर्फ ये कि स्क्रम मास्टर को पता चलता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं और कैसे, बल्कि उसे ये भी बाकी लोगों को भी पता चलता है कि अच्छा यार, इसको ये बंदा जो काम कर रहा है, इसमें इसको जो मुश्किल आ रही है वो उसका हल मेरे पास है, तो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। थिंग्स लाइक दैट। कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी ऑफ वैल्यू इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। मतलब अगर डिलीवरी रुक गई है बीच में कहीं, आपकी डिलीवरी ऑफ वैल्यू कहीं रुक गई है, तो इसका मतलब है देयर इज अ ब्लंडर। एक दफा जब वैल्यू जनरेशन शुरू हो जाती है, द स्ट्रीम शुड कंटिन्यू। वैल्यू स्ट्रीम को हमने मेंटेन रखना है। एजाइल प्रोसेसेस प्रमोट सस्टेनेबल डिलीवरी। वही एक तो वैल्यू स्ट्रीम की बात हो रही है, तो सस्टेनेबल होना चाहिए कि वैल्यू कॉन्स्टेंटली डिलीवर होती रहनी चाहिए टिल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। द स्पॉन्सर्स, डेवलपर्स एंड यूजर्स should be able to maintain a constant pace indefinitely. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility। This is good point कि जी हमें इन चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए कि जो भी काम हम करें उसमें हम टेक्निकल एक्सीलेंस भी हो और हमें अच्छा डिजाइन भी हो। तो इसमें कम से कम ये है कि वो जो टीम हमने अच्छी सिलेक्ट की है उसकी वजह से हमें ये एक फायदा मिल सकता है, और इसके अलावा जो हमारे एडवाइजर्स हैं वो ज्यादा अच्छे हों। सिंप्लिसिटी, वो जिसे कहते हैं ना, कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन इज एसेंशियल। काम जो नहीं हुआ, वो जो बर्न डाउन चार्ट बनाते हैं कि काम कितना रहता है, यू मस्ट पे अटेंशन टू दैट। आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन, उसको समझना है कि जो काम नहीं हुआ उसको किस तरह से हमने हैंडल करने आगे। बेस्ट आर्किटेक्चर, रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन emerges from self-organizing teams enabled by organizational roadmap and support। फिर कहते हैं टीम continuously reflects on how to become more effective, then experiment, learn and adjust its behavior accordingly। टीम भी कॉन्टिन्यूसली अपने आप को एनहांस और इंप्रूव कर रही है अपने स्किल्स को, जिससे उसकी टीम वेलोसिटी स्टैब्लिश होती है। जो हमने कहा था कि 2-3 स्प्रिंट के बाद या 2-3 आइटरेशंस के बाद टीम को थोड़ा स्टेबिलिटी आती है, उसको समझ आती है कि हमारी क्या औकात है, क्या हमारी स्पीड है, हम क्या काम करने की काबिलियत रखते हैं।
leverage and evolve the assets within your enterprise, collaborating with the people responsible for those assets to do so. Visualize work to produce a smooth delivery flow and keep work in progress to minimum. अब ये जो बात इसने डाली है वर्क इन प्रोग्रेस टू मिनिमम, ये अपने प्रिंसिपल में लिख दिया उसने। इसका मतलब है लीन को उसने बिल्ट इन कर दिया। ऑल्दो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत से मेथड जो हमने स्टडी किए हैं उनमें लीन का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मौजूद था, लेकिन इसने हार्डकोर लीन को बिल्ट इन कर लिया अपने सिस्टम के अंदर। आप ये देखेंगे कि इसके अंदर स्क्रम भी बिल्ट इन है, इसमें लीन भी बिल्ट इन है, इसमें और भी सारी चीजें बिल्ट इन है। Evolve the entire enterprise, not just individuals and teams, to support agile, non-agile and hybrid team. अब यहाँ पे उसने ये फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी कि it is not only for agile work. आप इसके अंदर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें इस मेथोडोलॉजी के तहत कोई काम एजाइल भी हो सकता है, बीच में कुछ काम नॉन एजाइल भी हो सकते हैं, कुछ काम हाइब्रिड टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये इसलिए पीएमआई को ज्यादा सूट करता है कि पीएमआई ग्रेजुअली चीजों को इवॉल्व करवा के हाइब्रिड और हाइब्रिड से एजाइल की तरफ ले जा रही है। तो जो चेंज ओवर का सफर है वो आसान हो जाएगा, स्पेशली फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर नॉट येट यूजिंग एजाइल। 16वां पॉइंट है जी, वी मेजर आवर वर्क एंड इट्स आउटकम प्रेफरिंग automated measures over manually gathered ones to make data led decisions. हम अपने काम के जो आउटपुट्स हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, हम उन रिजल्ट्स के डेटे को एनालाइज करते हैं और उसकी बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं। मतलब हम मेजर करते हैं और फिर उसके बाद उनके आउटकम को देखते हुए हम फर्दर डिसीजंस लेते हैं कि अब हमें कैसे परफॉर्म करना है। और ये आपको याद होगा कि जो बर्न डाउन चार्ट का जो एनालिसिस होता है वो भी इसी काम के लिए होता है। उसी से हमें पता चलता है कि अब हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है और किस तरह से काम मुकम्मल करना है। वी प्रोवाइड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी वाले पॉइंट को उठाया इसने, टू आवर स्टेक होल्डर्स इन एवरीथिंग वी डू एंड प्रोड्यूस टू एनेबल ओपन एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन एंड इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ आवर टीम। अब अगर इन पॉइंट्स को देखा जाए तो नथिंग बैड इन इट, ऑल्दो थोड़े ज्यादा पॉइंट हैं, थोड़ा लंबा ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसको समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं तो आप ये देखेंगे जो इनिशियल एजाइल मैनिफेस्टो के 12 प्रिंसिपल्स थे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, और कुछ फर्दर चीजें एक्सप्लेन हुई हैं और कुछ एडिशनल आइटम्स थोड़े से इसने डाले हैं। लेकिन क्लासिकली स्पीकिंग देयर इज नॉट कोई, आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एजाइल मैनिफेस्टो के खिलाफ चला गया। इसने पूरी तरह से एजाइल मैनिफेस्टो को इनकम्पस किया है और इसके अलावा और मजीद थोड़ी गुंजाइश निकाली है ट्रांसपेरेंसी के लिए, हाइब्रिड सिस्टम्स के लिए और इस तरह की चीजों के लिए, और शायद इस चीज की आज के दौर में रिक्वायरमेंट भी थी। अच्छा जी, आप देखते हैं कि एजाइल जो डिसिप्लिन्ड एजाइल है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इनका एक्सट्रैक्ट क्या है। कहता है जी बुनियादी तौर पे अगर आप इसको देखें तो ये 7 चीजें हैं जिसमें आप सब 17 पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो आप आला बी ऑसम, आप आला काम करना चाहते हैं, प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए आप में, कॉन्टेक्स्ट आपका काउंट करता है, चॉइस आपकी अच्छी हो, ऑप्टिमाइज अपने फ्लो को करें, एंटरप्राइज अवेयरनेस हो ओवरऑल ऊपर से नीचे तक पूरी स्केलिंग के लिए, और इन सब चीजों से जो सेंटर में चीज है वो है आपने कस्टमर को डिलाइट करना है, या फॉर दैट मैटर स्टेक होल्डर। अगर हम डिलाइट कस्टमर की बात करेंगे जो बुनियादी पॉइंट है और बिल्कुल सेंट्रल कोर का पॉइंट है, वो कहते हैं वी डिलाइट आवर कस्टमर व्हेन आवर प्रोडक्ट और सर्विस नॉट ओनली फुलफिल देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस बट सरपास देम। हम उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बेहतर उनको डिलीवर करते हैं जिसकी वजह से उनको सेटिस्फेक्शन, और हमारा एक बड़ा मकसद था। ऑसम हम कैसे होंगे? वी शुड हैव ऑसम टीम्स and we are building them around motivated individuals who are given the environment and support required to fulfill their objective. So एक जबरदस्त टीम डेवलपमेंट, सिलेक्शन, और मतलब टीम जो है वो आला होगी तो काम भी आला होगा। Pragmatism, let's be as effective as we can be and that may mean we go beyond just being just agile. हम इतने pragmatic हैं कि हम सिर्फ एजाइल तक नहीं रहते, जहां जरूरत है हाइब्रिड हो जाते हैं, जहां जरूरत है हम नॉन एजाइल वाटरफॉल बन जाते हैं, लेकिन रहते हम डिसिप्लिन नहीं है। ये है जी इसका क्रक्स जो बुनियादी तौर पे जिसकी वजह से ये बाकी मेथोडोलॉजीज डिफरेंट है।
बाकी सब मेथोडोलॉजी अपने आप को एजाइल के अंदर कैद रखती हैं, उससे बाहर नहीं निकालती। ये हाईली फ्लेक्सिबल है, ये अपनी मेथोडोलॉजी भी चेंज कर लेता है जरूरत के मुताबिक। और मुख्तलिफ पोर्शंस ऑफ प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप कई मेथोडोलॉजी, कहीं स्क्रम इस्तेमाल हो रही है, कहीं कोई किसी की कोई प्रोसेस इस्तेमाल हो रही है, तो मिक्स एंड मैच करके टू द बेस्ट रिजल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे और उसे डिलाइट करे। एवरी पर्सन, एवरी टीम एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिक। तो इसका मतलब है कि हर यूनिक एनवायरनमेंट के लिए एक यूनिक सिस्टम होना चाहिए एजाइल को काम करने का। लेट्स फाइंड एंड इवॉल्व एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी गिवन द सिचुएशन एंड एक्चुअली फेस। सो हमने क्या करना है कि जो इस एनवायरनमेंट में है उसके मुताबिक सोल्यूशन को डिजाइन करें और आपकी मेथोडोलॉजी उसके मुताबिक खुद ही कन्वर्ट हो जाए। तो ये डिसिप्लिन्ड एजाइल एक फ्रेमवर्क से भी बड़ी चीज है कि एक ओवरऑल गाइडलाइन, एक हाला सा है जिसके अंदर रहते हुए हम किसी भी मेथड के तहत वो काम। कहते हैं चॉइस इज गुड, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, टीम्स need to be able to own their own process and to experiment to discover what works in practice for them given the situation that they face. Having process options to choose from and understanding the trade-offs of those options enables you to home in on better options sooner. कहता है अच्छी बात है, आपको स्क्रम भी आता है, सेफ भी आता है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी आती है, क्रिस्टल भी आता है, अच्छी बात है। हर एक में से अच्छी अच्छी चीजें पिक कर लो, चॉइस तो अच्छी बात है। तो why don't you get best of all the words? Both the words की बात भी नहीं, all the words, all the methodologies। तो वो आप उसमें अपनी चॉइस के डिजाइन कर सकते हैं अपनी मेथोडोलॉजी। ऑप्टिमाइज फ्लो, वो जो हम वर्क फ्लो की बात करते थे, योर ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम of interacting teams and groups that individually evolve continuously and affect each other as they do. To succeed, you must ensure that these teams are well aligned, remained well aligned, and better yet improve their alignment over time. मतलब ना सिर्फ ये कि वो well aligned है, बल्कि वो well aligned रहती भी हैं और आइंदा भी ओवर टाइम अपनी अलाइनमेंट को खूब से खूब तर करती जाती हैं। मतलब इसमें कॉन्टिन्यूस अडॉप्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का एलिमेंट पाया जाता है। तो ये है ऑप्टिमाइज फ्लो। इससे हमारा जो काम करने का तरीका है वो खूब से खूब तर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। फिर है जी एंटरप्राइज अवेयरनेस। When people are enterprise aware, they are motivated to consider the overall needs of their organization to ensure that what they are doing contributes positively to the goals of the organization and not just to suboptimal goals of their team। वो जो फोकस था पहले कि बस टीम के अंदर ही सोचो, तो वो उस अंदर की सोच को उसने स्ट्रेटेजिक सोच में कन्वर्ट किया। उसने ये अपनी टीम का जो ऑब्जेक्टिव है, हर टीम मेंबर भले वो एक स्प्रिंट में काम कर रहा है, एक आइटरेशन में काम कर रहा है, वो मेन ऑब्जेक्टिव को ज़हन में रखेगा। ओवरऑल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके ज़हन में होंगी। तो इसमें एंटरप्राइज अवेयरनेस का भी एक एलिमेंट ऐड कर। तो ये 7 चीजें थी जिसको उसने कहा कि ये सारे जो 17 प्रिंसिपल उसने बताए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन उसने इन 7 पॉइंट्स के अंदर की है। डिसिप्लिन एजाइल के जो टीम मेंबर्स हैं वो कौन होते हैं? अब अगेन उसने कहा तो ये है कि आप जो मर्जी टीम का स्ट्रक्चर रखना चाहें, जो मर्जी नाम रखना चाहें, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन उसने सारी मेथोडोलॉजीज को स्टडी करके एक सजेस्टेड अप्रोच रखी है कि आपके टीम मेंबर्स इस तरह के होने चाहिए, उनके ये नाम होने चाहिए। बस जैसे स्क्रम मास्टर होता है तो आप क्या कहेंगे, स्क्रम मास्टर कहना चाहते हैं कह लें, तो क्या नाम होने चाहिए? एज एन एजाइल टीम मेंबर वी हैव द राइट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, वर्क इन अ सेफ एनवायरनमेंट, ये उसकी एक टीम के राइट्स हैं। प्रोड्यूस एंड रिसीव क्वालिटी वर्क बेस्ड अपॉन एग्रीड स्टैंडर्ड्स, ओन द एस्टिमेशन प्रोसेस, लाजिमी बात है एस्टिमेशन का काम टीम की अपनी प्रोगेटिव में आता है। डिटरमिन हाउ द टीम विल वर्क, ये भी उसका अपना काम है, ये भी इसको कोई गाइड नहीं कर सकता। बी प्रोवाइडेड गुड फेथ इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन इन टाइमली मैनर, जिस किसी ने भी कोई डिसीजन देना है, अगर बाहर से आना है, अगर तो वो वक्त पे आना चाहिए। और सबसे जो इसका स्लैंग है एजाइल का वो है वाउ। वाउ को ये कहता है चूज योर वे ऑफ वर्किंग, कि आप अपनी मर्जी से अपना वे ऑफ वर्किंग चूज करें, आपको कोई डिक्टेशन नहीं है कि आपने एग्जैक्टली ऐसे काम करना है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से टू मिसकोट अंकल बेन पार्कर विद ग्रेट राइट्स
कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वो मेरे ख्याल है उसमें किसमें है, सुपरमैन में या नहीं पता नहीं, स्पाइडरमैन में या उसमें उसमें डायलॉग बोला हुआ है कि विद ग्रेट राइट्स विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसने उसको कहा कि मैं थोड़ा सा मिसकोट कर रहा हूँ, वो कहता है विद ग्रेट राइट्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एजाइल टीम मेंबर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑप्टिमाइज देयर वर्क। ये टीम का हक बनता है कि वो जिस तरीके से चाहे काम करे, अपना वे ऑफ वर्किंग खुद डिसाइड करे। ये है जी इसका क्रक्स डिसिप्लिन एजाइल का, कि चूज योर ओन वाउ। बल्कि इसने अपनी जो एजाइल का मैनुअल है उस किताब का नाम ही है चूज योर वाउ। Be willing to collaborate extensively within your team, including those outside your specialty. Share all information, including work in progress. Coach others in your skills and experience. Expand your knowledge and skills outside your specialty. मतलब आपको मल्टीफेसिटेड होना होगा, आपको अपना काम आता होगा, लेकिन दूसरों के कामों का भी कुछ ना कुछ अंदाजा होना जरूरी है, ताकि वो समझ सकें कि वो क्या कर रहे हैं, उनका आपके लिए ग्रीक ना हो। Validate your work as early as possible, working with others to do so. Attend coordination meetings in person or through other means if not co-located. Proactively look for ways to improve team performance. ये हर बंदे की जिम्मेदारी है, ये कोई स्क्रम मास्टर की या एजाइल टीम लीड की जिम्मेदारियां नहीं बता रहा। ये कहता है हर मेंबर जिम्मेदार है, हर मेंबर जो है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है। तो इसका मतलब है हर मेंबर ही लीडर है, एवरी मेंबर इज अ लीडर। तो उसने अपनी ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस दांत में नहीं बंद रहना। Avoid accepting work outside of the current iteration without consent from the team. ये बात कि जो इस वक्त आइटरेशन चल रही है उससे बाहर का कोई काम नहीं करना। अच्छा जी, जो स्ट्रक्चर है डिसिप्लिन एजाइल का, मैंने आपको बताया था पहले, दिस रेवोल्यूशन स्टार्टेड एज डिसिप्लिन्ड एजाइल डिलीवरी, जो कि अब इस पूरे सिस्टम का एक स्मॉल पार्ट बन गया है। द होल थिंग यू सी इन फ्रंट ऑफ यू इन द स्क्रीन, ये 4 लेवल्स जो हैं, ये बुनियादी तौर पर डिसिप्लिन एजाइल के 4 लेवल हैं। और इसके अंदर जो बिल्कुल अंदर वाला लेवल है, डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी है, उसके ऊपर डिसिप्लिन डेवऑप है, उसके ऊपर डिसिप्लिन एजाइल आईटी है, ओवरऑल आईटी के लेवल के ऊपर, और उसके ऊपर डिसिप्लिन एजाइल एंटरप्राइज है। अब मेरा पॉइंट फिर वहीं आ जाता है कि आज आके फिर सॉफ्टवेयर के अंदर ही मर गया है। वो जो डेवऑप्स है, डीएआईटी है, ये सब चीजें वो आज आके फिर वहीं पे। तो देयर इज सम मेजर चेंज रिक्वायर्ड इवन इन द डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट। इसको कम से कम सॉफ्टवेयर से अपने आप को डिसोसिएट करना चाहिए, ये मेरी राय है, ये मेरी राय है। मतलब अदरवाइज पीपल थिंक दैट दिस इज एक्सीलेंट, मगर ये एक्सीलेंट आईटी वाले तो कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर वाले तो कह सकते हैं, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा टू मच हो गया। तो सॉफ्टवेयर से थोड़ी हमें जान छुड़ानी पड़ेगी ताकि ये चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से हो। मैं इनकी किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर भी बार बार सॉफ्टवेयर मॉडल और फलानी चीज का जिक्र आता था, जो डिस्टर्ब करती है बंदे को। यार मैं सोच रहा हूँ कि इसको कंस्ट्रक्शन में या मैं अपनी फील्ड में किस तरह इस्तेमाल करूं, और ये जाके फिर मरता है सॉफ्टवेयर के अंदर। बट एनीवेज, this is better than others, so maybe we can rely on it for that. अब देखिए ना, हमारे पास और चॉइस क्या है। सेफ में चले जाएं, सेफ कहने को तो कह रहा है कि सब पे अप्लाई करता है, लेकिन बना वो भी, उसके अंदर भी यही कहानी है, डेव ऑप और ये वो भी वहीं पे मरा हुआ है। तो मतलब दीज प्रॉब्लम आर देयर। अच्छा जी, जो डिसिप्लिन एजाइल में रोल ये रिकमेंड करता है, वो ये रोल्स हैं, अब देखिए आपके सामने हैं सारे के सारे रोल। एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर है टीम का। जो टीम लीड है, जिसको हम स्क्रम मास्टर कहते थे स्क्रम में, उसको ये टीम लीड कहता है। कोई बात नहीं है, बात समझ आती है, मतलब आप नहीं कहना चाहते स्क्रम मास्टर, तो टीम लीड कह लें। और फिर टीम मेंबर्स हैं जो काम करते हैं, ये 2 तो वही रोल है। लेकिन इसमें हाँ, प्रोडक्ट ओनर भी होता था वहां पे, तो प्रोडक्ट ओनर यहाँ पर भी है। ये 3 तो वही रोल है। एक रोल इसने ऐड किया आर्किटेक्चर ओनर का। तो मतलब ये कि प्रोडक्ट ओनर कोई और है और आर्किटेक्चर ओनर, आर्किटेक्चर जो डिजाइन करता है पूरे सिस्टम को कि काम कैसे होगा, जो ओवरऑल हॉलिस्टिक प्लान ऑफ वर्क है, या जो रिलीज प्लानिंग वगैरह जिसे कहते हैं, रिलीज प्लानिंग कैसे होगी, कब कौन सी चीज डिलीवर होगी, तो जो मोटा मोटा प्लान बनता है उसका आर्किटेक्चर ओनर होगा। इसके अलावा जो आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल है वो स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर में कस्टमर भी है, एनीबॉडी
जो इसको इफेक्ट कर सकता है, तो उसने कस्टमर खाली नहीं रखा बल्कि स्टेक होल्डर रखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रोडक्ट ओनर जो है वो स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करेगा, और बाकी कहानी तकरीबन वही है जो स्क्रम में, कोई नथिंग बैड अबाउट इट। तो प्राइमरी रोल्स हमारे पास अब हो गए हैं 5, मतलब इंटरनल 4, पहले स्क्रम में 3 थे, इसमें 4 हैं, और जो बाहर का रोल था वो कस्टमर था, वो उसका नाम बदल के इसने स्टेक होल्डर रख दिया। इसके अलावा उसने कहा जी सपोर्टिंग रोल्स भी हैं, इसके अंदर आपका एजाइल स्पेशलिस्ट हो सकता है जो आपको कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे एडवाइस करने आए, इंडिपेंडेंट टेस्टर हो सकता है, बाहर से बंदा बुलाया गया, यार ये हमारे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को चेक कर लो, डोमेन एक्सपर्ट हो सकता है, टेक्निकल एक्सपर्ट हो सकता है, इंटीग्रेटर हो सकता है। तो मतलब ये वो चीजें जो आपकी टीम में आते और जाते रहेंगे, कोई रिव्यू करने आ रहा है, कोई देखने आ रहा है, कोई एडवाइस करने आ रहा है, तो ये वो लोग हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये उसने 5 एडिशनल रोल भी डिफाइन कर दिए। और अगर देखें आप तो इवन एजाइल वो स्क्रम के अंदर भी ऐसा ही है कि उसके अंदर भी बाहर के रोल्स हैं। एजाइल जो सॉरी आर्किटेक्चर ओनर के बारे में कहता है कि आर्किटेक्चर इज अ की सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क एंड समवन नीड्स टू बी रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग द टीम मिटिगेट्स दिस रिस्क। प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर, प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर, ये आपके स्प्रिंट लेवल की बात नहीं हो रही। एज अ रिजल्ट डिसिप्लिन्ड एजाइल डिलीवरी एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स एजाइल मॉडलिंग, रोल ऑफ आर्किटेक्चर ओनर। अब ये फिर वही बात है कि मैं एग्री करता हूँ आर्किटेक्चर ओनर के रोल के साथ, लेकिन ये जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं वो मुझे समझ आ रही है, ये सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव में फिर बात कर रहे हैं। Architecture owner is the person who owns the architecture decisions for the team and who facilitates the creation and evolution of the overall solution design। अब ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं इसलिए ये इसने ऐसे लिखा है। अदरवाइज मैं इसको अगर दूसरी तरह से ट्रांसलेट करूं तो मैं मुझे बात फिर भी समझ आती है कि ये ओवरऑल सोल्यूशन जो हम बना रहे हैं, जो किस चीज का, कंस्ट्रक्शन का है या टेलीकॉम का, जिसका भी है, उसमें भी हमें आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है। फाइन। The person in the role of team lead will often also be in the role of architecture owner on small team। जैसे हम देखें स्क्रम के अंदर ये आर्किटेक्चर का रोल कहाँ होता था, वो स्क्रम मास्टर ही इसका जिम्मेदार था ना। लेकिन वो कहता है कि अगर टीमें कम हो, छोटी हो टीम आपकी, तो फिर आर्किटेक्चर का रोल जो है वो टीम लीड ही करेगा, जैसे स्प्रिंट स्क्रम में होता था। अदरवाइज कहते हैं कि अगर ये अलहदा से एक बंदा मिल जाए तो ये रोल उसको देना चाहिए। दिस इजंट ऑलवेज द केस, particularly at scale, but it is very common for smaller agile teams। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहें तो एक रोल इस तरह का रख सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो आर्किटेक्चर ओनर का रोल काइंड ऑफ नॉट रियली मैंडेटरी, लेकिन अगर हो तो अच्छा है। Although the architecture owner is typically the senior developer on the team। अब जरा देखिए वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है कि ये टीम ही का मेंबर होता है, लेकिन ये वो मेंबर होता है जो सारे उस सॉफ्टवेयर का डिजाइन डेवलप करता है, आर्किटेक्चर डेवलप करता है। इसी तरीके के साथ अगर से कि मैं सॉफ्टवेयर को बीच में निकाल दूंगा कि मैं तो उस दूसरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि ये वो होलिस्टिक व्यू रखने वाला बंदा है टीम के अंदर जो ओवरऑल सॉल्यूशन को विजुअलाइज करता है और टीम की मदद करता है उसको समझने में। एंड समटाइम्स मे बी नोन एज अ टेक्निकल आर्किटेक्ट, software architect or solution architect। It should be noted that this is not a hierarchical position। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बॉस है सारी टीम का, ये टीम मेंबर ही है। This architecture owner is one of the team members into which other team members report। ये रिपोर्टिंग इसको कोई नहीं हो रही, राइट? तो ये हायरार्की नहीं है, लेकिन इसका इसका ये एक टीम मेंबर है जिसका रोल जो है वो आर्किटेक्चर बनाना है, सोल्यूशन डिजाइन बनाना है। ओनली फॉर द आइटरेशन, ये याद रखिएगा, ये हम बाहर नहीं जा रहे, टीम के अंदर है ये। तो टीम के अंदर है तो इसने सिर्फ उतने काम का जितने आपने स्प्रिंट बैकलॉग में चीजें रखी हुई हैं या आइटरेशन बैकलॉग में चीजें रखी हुई हैं उन्हीं का बनाएगा। He or she is just like any other team member and is expected to sign up and deliver work related to tasks like any other team member। Architecture owners should have a technical background and a solid understanding of the business domain। तो मेरा ख्याल है कि with a little bit of tweaking we understand this very finely and fairly। अगर हम स्केलिंग की बात करें, अब इसकी स्केलिंग जो है वो कैसे हो रही है, आपने देखा वो डेवऑप का लेवल आ जाता है, डीएडी के बाद डेवऑप आ जाता है, फिर एजाइल आईटी आ जाता है, फिर एंटरप्राइज आ जाता है।
तो वो कहते हैं कि अगर टैक्टिकल लेवल है, विद इन दी टीम, छोटी टीम का काम हो रहा है, तो आप डीएडी के अंदर रहेंगे और ये जो रोल आपको बताए हैं ये वाले काम करेंगे। लेकिन अगर आप डेवऑप में हैं तो रोल कुछ थोड़े बदल जाएंगे, कोई इंप्रूव हो जाएंगे, नए रोल आ जाएंगे बीच में। अगर एजाइल आईटी के लेवल पे और रोल, तो ये स्केल अप कर रहा है, ये स्केल अप कर रहा है, लेकिन स्केल अप करने में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हो गया। ये जनाब इसके डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं जो इस वक्त मार्केट में बड़ी पॉपुलर हो रही हैं। बहुत से मुझे रोजाना तकरीबन एक दो सर्टिफिकेट्स नजर आते हैं देखने को लिंक्डइन के ऊपर कि जी फलाने ने भी कर लिया, फलाने ने भी कर लिया। दिस इज गुड, ये बड़ा जबरदस्त सर्टिफिकेशंस हैं और जिन लोगों ने की हैं वो एक तो नंबर इंक्रीज हो रहा है। डिसिप्लिन्ड एजाइलिस्ट का एक लेवल है पहला, मतलब जिसको बेसिक लेवल की डिसिप्लिन्ड एजाइल की समझ आ गई है, बिल्कुल बेसिक एग्जाम है इसका, मतलब एग्जाम भी नहीं है, यूं कह लीजिए कि अगर आप एजाइल के बारे में कोई थोड़ी सी तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसकी शर्त उन्होंने ये रखी हुई है कि वो पढ़ाई आप किसी और से नहीं करेंगे, आप डिसिप्लिन एजाइल का जो क्या कहते हैं सर्टिफाइड डिसिप्लिन एजाइल कोच या इंस्ट्रक्टर से पढ़ेंगे, खासतौर पे इंस्ट्रक्टर से पढ़ा होगा आपने, तो तब आपको वो सिर्फ कोर्स अटेंड करने के बाद डिसिप्लिन्ड एजाइलिस्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये थोड़ी सी इनकी मार्केटिंग की वो स्किल है, इन्होंने वो मार्केटिंग का गिमिक खेला हुआ है हमारे साथ। अदरवाइज जितनी भी एजाइल की सर्टिफिकेशन है ये सब ड्रामेबाजी है कि कोर्स आप हमसे ही करेंगे तो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। मेरा मतलब है जो कुछ आपने पढ़ लिया, जो कुछ आपको समझ आ गया, उसकी बेस के ऊपर आप दुनिया की कोई भी एजाइल की सर्टिफिकेशन थोड़ी सी तैयारी के साथ कर सकते हैं, मगर वो लेंगे आपसे $700-800 उसको पढ़ाने के और $100-150 ले लेंगे आपसे एग्जाम के, और वो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, वो हाई प्रोफाइल चीज बन जाती है। अदरवाइज मैं ये शर्त के साथ कह सकता हूँ कि तो कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है किसी भी सर्टिफिकेशन को पास करना, अगर भी पैसे का बीच में वो ब्लॉकेट ना आए। एनीवेज जी, इन्होंने इसके बाकायदा वो क्या कहते हैं जापानीज वर्ड रखे हुए, डिसिप्लिन्ड एजाइलिस्ट को ये शू कहते हैं, जापानी में कुछ मतलब होगा इसका। तो डिसिप्लिन एजाइल एक तो वो है जिसने कोर्स अटेंड कर लिया खाली और उसको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन जो एग्जाम देता है उसका उसका टाइटल है सर्टिफाइड डिसिप्लिन एजाइलिस्ट, सीडीए। उसके बाद जो प्रैक्टिशनर है जिसने इसके ऊपर काम किया हुआ है, और फिर वो असल में होता है कि अगर आप सर्टिफाइड डिसिप्लिन एजाइलिस्ट हैं सर्टिफाइड, तो फिर आप कुछ एक्सपीरियंस शो करके और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करके आपको बगैर किसी मजीद एग्जाम के सीडीएपी भी मिल जाता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक ही एग्जाम कोर्स अटेंड किया आपने और उसके नतीजे में आप एजाइलिस्ट भी बन गए, उसका एग्जाम दिया तो सीडीए भी बन गए, और अपना एक्सपीरियंस शो किया तो सीडीएपी भी बन गए। और अगर आपने ये भी शो कर दिया कि जी मैं पढ़ाता भी रहा हूं, तो आप कोच और इंस्ट्रक्टर की भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो कोच जो है उसको ये री कहते हैं, प्रैक्टिशनर को हा कहते हैं, और फिर सबसे जो हाईएस्ट लेवल की सर्टिफिकेशन है सर्टिफाइड डिसिप्लिन एजाइल इंस्ट्रक्टर है। सेफ वाले भी, इनकी भी यही प्रॉब्लम है और इनकी भी यही प्रॉब्लम है कि जनाब 700-800 1000-1200 का कोर्स करना पड़ता है 2 या 4 दिन का। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब हमारे लिए तो यही स्टॉपर बन जाता है, ओहो इतनी बड़ी भी, हम ये छोटा सा कोर्स नहीं करते जो पाकिस्तान में 15-20-30 हजार में होता है। तो ये इतना महंगा कोर्स कौन करेगा? $1000 का मतलब क्या हुआ कि मेरा ख्याल है कि 1.5 लाख रुपया तो बन गया ना। तो खैर एनीवे, कोच और इंस्ट्रक्टर के लिए गालबन एक और कोर्स भी करना पड़ता है और उसका कोई इम्तिहान भी है। तो बुनियादी तौर पे 1 या 2 कोर्स करके आप ये सारी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ये इन सर्टिफिकेशंस के वो जापानीज नेम और उनका टाइटल और वो सब कुछ दिया हुआ है। ये है सर्टिफिकेशन। जो डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी है, ये मैंने आपको जो डिसिप्लिन एजाइल के 4 लेवल में सबसे अंदर का लेवल है डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी, और इसके अंदर इट एनकम्पसेस ऑल अदर मेथड्स, जिसमें स्क्रम भी है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, कैनवैन है, एजाइल मॉडलिंग है, सेनेफिन है, सेफ है, एजाइल डेटा है, डेवऑप है, लीन सॉफ्टवेयर है, यूनिफाइड प्रोसेसेस, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मोर। और भी कोई अगर आपने नाम सुने में, एवरीथिंग कैन बी अकोमोडेटेड विद इन डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी, व्हिच इज अ गुड थिंग विद दिस मेथड। और ये अंदर का लेवल जो है, इसमें ये जो अपनी इसने टीम सजेस्ट की है, ये इस अंदर के लेवल के ऊपर ये अप्लाई करती है। काम करने के तरीके को देखें तो कोई बहुत बड़ा ड्रामा नहीं है, ये वही है जो स्क्रम के अंदर होता है। आपने इन्विजन किया,
गेट गोइंग इन राइट डायरेक्शन, फिर आपने टू डू लिस्ट बनाई, ये वो आपका बैकलॉग है। फिर जनाब आपने कोलैबोरेटिवली बिल्ड किया उस सोल्यूशन को, रिलीज सोल्यूशन, जो चीज बनाई थी उसको सोल्यूशन को रिलीज किया, फिर नेक्स्ट रिलीज पे और रिलीज बाय रिलीज वो चीज बनती गई, अल्टीमेटली उसको ऑपरेट एंड सपोर्ट किया। अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट है तो नई वही बात है कि नई यूजर स्टोरी आ जाएगी, वो टू डू में चली जाएगी, और फिर जनाब अल्टीमेटली जब सब कुछ कम्प्लीट होगा आप डीकमीशन कर देंगे सोल्यूशन को। तो बुनियादी तौर पे ये, तो इसने इसको कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट जो एजाइल का होगा, डिसिप्लिन्ड एजाइल का होगा, दिस कुड गो थ्रू दीज फेजेस: कॉन्सेप्ट, इंसेप्शन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, प्रोडक्शन एंड रिटायर। ये हॉलिस्टिक व्यू है, बड़ा वाला, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि जी इनको आपने फॉलो करना है। वो जो इन्विजनिंग हो रही होती है जहां कहीं भी हो रही होती है वो कंसेप्चुअलाइजेशन है। फिर जब आप किसी रोड मैप के ऊपर एक राइट डायरेक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपकी इंसेप्शन है। जब आप उसके वो प्रोडक्ट बैकलॉग और फिर वो बाकी कार्रवाई शुरू कर देते हैं तो यहां से आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, टिल आप उसको हर आइट्रेशन से डिलीवर करना शुरू कर दें। फिर वो रिलीजें जो चलनी शुरू होती हैं वो ट्रांजिशंस हैं। तो रिलीज बाय रिलीज, रिलीज बाय रिलीज वो काम कंप्लीट होता चला जाता है और अल्टीमेटली आप प्रोडक्शन में चले जाते हैं एंड फाइनली आपका काम खत्म हो जाता है। तो वो ये कह रहा है कि इंसेप्शन से लेके ट्रांजिशन तक का काम डिसिप्लिन्ड एजाइल डिलीवरी है, और कंस्ट्रक्शन से लेके प्रोडक्शन का काम, इसको मैं डेवऑप्स कह रहा हूं। तो इसका लेवल जरा हाई है कि हम प्रोडक्शन लेवल पे जा रहे हैं, और आम प्रोजेक्ट होते हैं वो इंसेप्शन से ट्रांजिशन तक रहते हैं। आपका जो एजाइल चलता है या स्क्रम, आप जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे वो बुनियादी तौर पे वी आर फोकस्ड विद इन दिस साइकिल। लेकिन जो बड़ी लाइफ साइकिल उसने बनाई है जिसमें कंसेप्चुअलाइजेशन है, विच इज आउटसाइड इवन ऑफ डिलीवरी, डेवऑप जो है वो इंसेप्शन को भी नहीं देखता, कंसेप्ट को भी नहीं देखता, वो शुरू करता है कंस्ट्रक्शन से और प्रोडक्शन तक लेके जाता है। तो इस तरीके के साथ उसने डिसिप्लिन्ड एजाइल की डिलीवरी और डेवऑप पहले दो लेवल जो है निचले वाले उनको शो किया। कहते जी 6 वर्जन हैं लाइफ साइकिल्स के दैट आर सपोर्टेड। एजाइल लाइफ साइकिल हो सकती है, लीन लाइफ साइकिल हो सकती है, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी एजाइल लाइफ साइकिल हो सकती है, वो जो कॉन्टिन्यूस डिलीवरी वैल्यू स्ट्रीम जारी रहे। फिर वो कॉन्टिन्यूस डिलीवरी लीन लाइफ साइकिल हो सकती है। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस डिलीवरी की दो लाइफ साइकिल्स हैं एजाइल और लीन में, और सादा एजाइल और लीन की दो लाइफ साइकिल हैं। फिर एक एक्सप्लोरेटरी या लीन स्टार्टअप लाइफ साइकिल है, मतलब एक आप बिल्कुल चीज एबनिशियो से शुरू कर रहे हैं, जैसे वो मैंने बताया था ना आपको, एग्जांपल दी थी कि एक नई दवाई बनानी है, एक्सप्लोरेटरी है वो, उसको भी आप एजाइल के तरीके से कर सकते हैं। और फिर उससे बड़ा लेवल प्रोग्राम लाइफ साइकिल का हो सकता है। प्रोग्राम लाइफ साइकिल का लाजमी बात है कि उसके अंदर हमें लेवल अप जाना पड़ेगा। तो ये 6 लाइफ साइकिलों को ये यहाँ इस किताब में इस मेथड में डिस्कस करता है। ये सिर्फ मैं आपको व्यू करा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है हमें इनको बहुत अच्छी तरह से समझने की, लेकिन आप ये देखिए ये एजाइल लाइफ साइकिल है। एजाइल लाइफ साइकिल वही जो तरीका आप लोग अभी तक सुनते और पढ़ते आए हैं। यहाँ ये देखिए ये प्रोडक्ट बैकलॉग बना हुआ है, यहाँ पे इनिशियल मॉडलिंग प्लानिंग वगैरह हो गई है, यहाँ से रिक्वायरमेंट आ गई है, ये प्रोडक्ट बैकलॉग बन गया। प्रोडक्ट बैकलॉग से जनाब हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम उठाए वो आपने अपने आइट्रेशन बैकलॉग या स्प्रिंट बैकलॉग में ले गए, वहां पे आपने उसे टास्क में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर आपकी पहली आइट्रेशन चली, उसके अंदर रोजाना आपका वो डेली स्टैंड अप मीटिंग्स होती रही, डेली कोऑर्डिनेशन मीटिंग, जिसको डेली स्टैंड अप मीटिंग कहते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे आपने यहाँ से कंज्यूमेबल डिलीवर किया, और ये फीडबैक आपको आई, और उस तरह ये आइट्रेशन बाय आइट्रेशन चलते रहे टिल द टाइम आपने उस चीज को रिलीज बाय रिलीज डिलीवर कर दिया और वो ऑपरेशन में आ गई। वेरी सिंपल। और आप ये देख सकते हैं कि ये डीएडी का लाइफ साइकिल है एजाइल का, इंसेप्शन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन तक कहानी खत्म हो जाती है। अगर इसी लाइफ साइकिल को हम एजाइल के अलावा लीन में देखना चाहें तो लीन का काम करने का थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। इसमें जो चीजें यहाँ पे बनाई जा रही हैं, उसने क्या किया कि जो उसकी वैल्यू जनरेशन है उसकी कैटेगराइजेशन कर दी। उसने कहा कि पहले वो काम जो बिजनेस वैल्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं उन कामों को सबसे ऊपर रखो। प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर ही उनको इस तरह से ऑर्डर कर दिया कि हाईएस्ट वैल्यू बिजनेस वैल्यू की होगी, तो वो तमाम काम जो बिजनेस वैल्यू को कंट्रीब्यूट करें, वो मॉस्को वाला रूल है ना, मस्ट हैव, वो क्या था, शुड हैव, कुड हैव और वॉन्ट हैव। उसके बाद उसने जनाब फिक्स डिलीवरी डेट्स वाली चीजों को जो थी उनको नेक्स्ट लेवल पे रखा, एक्सपीरियड को दूसरे अगले लेवल पे रखा,
और इनटेंजिबल जो चीजें हैं उनको सबसे आखिर में रखा। और ये जो है ये वोंट हैव में भी आ सकती हैं। सबसे निचला लेवल जो है दिस कुड बी वोंट हैव, कि नहीं, अगर ये नहीं भी होता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जनाब वर्क आइटम्स आर पुल्ड। आपका फर्क यही है एजाइल में और लीन में कि एजाइल में हम काम वो टीम खुद उठा के लेके जाती है कि हम ये काम करेंगे, जबकि जो लीन है उसके अंदर काम का एक खास नंबर डिसाइडेड होता है कि हम इतने काम करेंगे, और जो जो काम मुकम्मल होता गया हम नया काम उठा, एक काम मुकम्मल हुआ तो एक और नया उठा लेंगे। ठीक है जी। तो पहले से इन्होंने कोई वहां से उठा के नहीं लाए स्प्रिंट के अंदर कि हम ये 10 काम लेके जा रहे हैं स्प्रिंट में करने के लिए। वो उन्होंने काम शुरू कर दिया, 4 काम फर्ज करें उन्होंने अपनी वर्क इन प्रोग्रेस रखा हुआ था, उन्होंने कहा 4 काम पड़े हुए हैं, जो ही एक काम हो जाएगा पीछे से उठा लिया। तो इस तरीके के साथ ये काम आगे चलाते हैं, इसके अंदर कोई वो वाला तरीका नहीं है। ऑल्दो यस ऑफ कोर्स ये काम वहां से आएगा, स्प्रिंट बैकलॉग में पड़ेगा और वहां से फिर ये उसको वर्क इन प्रोग्रेस के तरीके से उठाते जाएंगे, और फिर वही रिलीज बनी और ऑपरेशन में चला गया। इसमें भी आप देखते हैं तो इंसेप्शन से कहानी शुरू हुई, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन तक चली गई, तो रिलीज जहां पे हो गया वहां ट्रांजिशन मुकम्मल होगी। तो ये भी DAD का ही केस है। तो ये 2 लाइफ साइकिल आपकी होगी। तीसरी लाइफ साइकिल है कॉन्टिन्यूस डिलीवरी की। इसके अंदर तकरीबन मॉडल वही है, लेकिन यहाँ पर अगर कंटिन्यूस डिलीवरी है, एक चीज पहले से हो रही है तो उसकी इंसेप्शन की भी जरूरत नहीं है और उसकी ट्रांजिशन की भी जरूरत नहीं है, हमें उसको चलते हुए सिस्टम डालना है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के अंदर ही सारा कुछ होना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे ये हो रहा है कि आप डायरेक्टली, अब वो इंसेप्शन वगैरह कोई नहीं करते, आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बैकलॉग से शुरू करते हैं और अपनी रिलीज पे खत्म कर देते हैं, और ये चलते हुए सिस्टम के अंदर कॉन्टिन्यूसली आप डिलीवर कर रहे हैं एजाइल के तरीके से, इस तरह से, और टीम के तरीके से। आप जैसे बताया था आपको कि वर्क इन प्रोग्रेस के हिसाब से चलते हैं, वही मॉडल है, वही सब कुछ है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस डिलीवरी एंड नॉर्मल साइकिल इज कि ये इसमें सब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर इंसेप्शन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन तक है। पांचवा जो है है, इसमें इनिशियल आइडिया आता है, उसे एनविजन करते हैं, उसका हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, बिल्ड अ लिटिल, थोड़ा सा उसको बिल्ड करके देखते हैं, फिर यू डिप्लॉय इट, ऑब्जर्व करते हैं, फिर कीप गोइंग। ये वही स्पाइरल मॉडल जो मैंने आपको बताया था, जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में भी जिस तरह से नजर आ रहा था, उस तरह की चीज हो रही है। और आपको अपने प्रोजेक्ट को देख के ये डिसाइड करना है कि कौन सी वाली लाइफ साइकिल इस पर इस्तेमाल करनी है। आखिरी जो है इसका वो कहलाता है प्रोग्राम लाइफ साइकिल। प्रोग्राम लाइफ साइकिल में डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलिंग, निचला लेवल है फिर उससे ऊपर का लेवल है, और इस तरीके के साथ काम होगा। वो कहता है जी इसमें दिस लाइफ साइकिल इज फॉर अ टीम ऑफ टीम्स, जिसको हम स्क्रम ऑफ स्क्रम्स भी कहते हैं ना। तो इसमें वही इंसेप्शन और कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्टेक होल्डर का विजन इंसेप्शन तक आ जाता है और फिर प्रूवन आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन के शुरू में हो जाता है। तो ये इस जगह तक ये आर्किटेक्चर वगैरह कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका काम शुरू होता है। डिफरेंट टीम्स हैं, 1 2 3 4 5 जितनी भी टीम्स हो, वो साइमल्टेनियसली काम कर रही होती है, और इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए हमें एक टीम स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर या चीफ स्क्रम मास्टर या टीम लीड, चीफ टीम लीड टाइप के का रोल चाहिए होता है, जो इनको कोऑर्डिनेट करता है। तो ये सीधी सी होगी प्रोग्राम की लाइफ साइकिल। ये 6 किस्म की लाइफ साइकिल है जो यहाँ ये एडवोकेट कर रहे हैं। वो कहते हैं जी टेक्निकल स्केलिंग फैक्टर्स इसके क्या हैं। टीम साइज 2 से 1000 तक हो सकता है, कम से कम 2 और ज्यादा 1000। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एजाइल के अंदर, डिसिप्लिन एजाइल के अंदर बेहतरीन तो ये है कि कोलोकेटेड हो, लेकिन वो ग्लोबली डिस्पर्स्ड भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल डिवीजन से आउटसोर्सिंग तक का काम हो सकता है। कंप्लायंस के हवाले से हो सकता है कोई कंप्लायंस रिक्वायर्ड ना हो या लाइफ क्रिटिकल कंप्लायंस हो। डोमेन कॉम्प्लेक्सिटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिमिलरली टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड से बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। स्कॉट एम्बलर है जनाब इसका जो इसके खालकों में से एक है, एंड ही इज वन ऑफ द पर्सन जिसने एजाइल मैनिफेस्टो में भी पार्ट प्ले किया हुआ है। तो ये जनाब आपका वही DAD मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो आपने ये देखा कि
कोई नई चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा अफसाना नहीं है कि जी ये आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज आ गई है। दिस इज समथिंग जो उन सब का मुरब्बा है। जो चीजें आप पहले ही जानते हैं, ये उन सब का मुरब्बा है। और गालिबन एक अच्छा तरीका है। मैंने आपको इसके प्रोज भी बता दिए, कॉन्स भी बता दिए। मेरी जाती तौर पे ख्वाहिश ये है कि ये थोड़ा सॉफ्टवेयर से अपने आप को डिस्टेंस करें, या अगर लेना ही है तो उसको एग्जाम्पल के तौर पे वो ले लेके जी सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है तो बाकी जगहों पे ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाकी सारी शर्तें ये पूरी करता है कि किसी भी तरह से आप उसको टेलर कर सकते हैं, और आप कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक मेथड। अच्छा, कोई आदमी किसी भी मेथड पे काम करता रहा हो एजाइल के, वो डिसिप्लिन एजाइल में आराम से शिफ्ट हो सकता है, कोई मसला नहीं। तो ये जनाब जो जनरल डिस्कशन थी सारे मेथड और अला बला, वो डिस्कशन मेरी अब खत्म हो गई। अब के बाद मैं जो चीज आपसे शुरू करने लगा हूं वो होगा स्क्रम के हवाले से हम ज्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे। तो जनाब बताइए क्या सूरत हाल है, अब तक जो बातचीत हुई है उसमें आपका क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है, और इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस लेट्स टॉक अबाउट देम। आप बात करने में होती प्लीज। जी बिलाल साहब। सर मैं कुछ खाली आखिरी 2-3 मिनट में नहीं कर सका, सर आपकी आवाज जो सर आप बता रहे हैं इसमें सर आवाज ठीक नहीं आ रही। आप कोई मुझे नहीं पता क्या मसला है, कल भी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी। माइक में गड़बड़ है, हेडफोन में गड़बड़ है, तो चेक कर लीजिए, क्योंकि हमें आपकी आधी बात समझ आती है, आधी नहीं समझ आती। जी जी बिलाल साहब बोलिए बोलिए। जी बिलाल साहब वी आर लिसनिंग प्लीज। अच्छा, और इलिया आप बताइए, आप कल थोड़ा ऑन एंड ऑफ आती और जाती नहीं है, कुछ समझ आया था कल, या ज्यादातर टाइम आपका वो आपने नहीं अटेंड किया? मैं माइक सबके ऑन कर रहा हूँ जी, कोई भी बोलना चाहे तो बोल सकता है। सर मेरी आवाज आ रही है सर अभी फिलहाल? जी बिलाल अब ठीक आ रही है, बोलिए। सर मैं कुछ इश्यूज थे, कनेक्टिविटी आखिरी 4-5 मिनट में प्रॉब्ली जब आप समराइज कर रहे थे नहीं सुन सका। अच्छा जहां तक सर आप ये लाइफ साइकिल्स बता रहे थे रिगार्डिंग डिसिप्लिन्ड एजाइल के, जी जी। और उसका कोई सर आपके पास अवेलेबल है एक इजी वन पेजर कोई कंपैरेटिव एनालिसिस? बिकॉज वो जो फिगर है वो प्रॉब्ली, या तो मुझे बहुत ज्यादा वो क्लटर्ड टाइप, यानी कि मेरी अपनी फीलिंग थी वो लग रही थी कि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो कोई अगर सेलिएंट फीचर्स का सिर्फ एक कंपैरेटिव टेबल आपके पास जैसे अवेलेबल हो, अगर नहीं है सर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हो तो वो प्रॉब्ली थोड़ी सी क्लैरिटी दे देगा एनालिसिस का। फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको ये जो डिसिप्लिन एजाइल की किताब है चूज योर वाओ, ये मैं रख देता हूँ उधर उस फाइल फोल्डर के अंदर। उसको राइट आप, सर। मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ा एसेट है। वो किताब बड़ी महंगी है, मिलती नहीं है, लेकिन सही है। हम मेंबर हैं तो हमें वो किताब इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मौजूद है। हार्ड कॉपी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आप वो इलेक्ट्रॉनिक से मैं भी पढ़ रहा हूँ और उसी से मैं समझ रहा हूँ सारी चीजें। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उसे पढ़ें, उसमें आपको चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन ये स्लाइड्स भी जो हैं इसके अंदर है ना, ये सारे डायग्राम बने हुए, ये स्लाइडें जब आप खोलेंगे
तो उसमें आप ये सारा कुछ करने के काबिल हो जाएंगे। फिर ये जो अब के बाद मैं स्लाइडें दिखाने वाला हूँ, ये शायद उसमें नहीं मौजूद, ये भी मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है जी। तो मैं स्क्रम को अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। जी बिलाल। राइट सर। अब बात है कि हम तो बड़ा कुछ पढ़ चुके हैं और काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, तो जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं वो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको पढ़ा दूं। काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं ना, तो स्क्रम के हवाले से भी हमें काफी अंदाजा है। तो मैं आपको फंडामेंटल्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इसका जो मास्टर लेवल है वो पढ़ाऊंगा। जी, और इलिया आपकी तरफ से कोई पॉइंट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा, नहीं सर, एवरीथिंग इज लाइक, क्योंकि सब कुछ हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं कवर कर रहे होते हैं एजाइल रिलेटेड, क्योंकि ये वर्ड तो हम लोग का एक समझ लें वी आर लाइक बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहे होते हैं और पढ़ भी मतलब रिलेट भी कर रहे होते हैं, स्पेशली जब आप इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। तो एज तो अभी तक तो जो समझने में था वो इतना मुश्किल नहीं था, because most of the terminologies are familiar, but I was just trying to relate them कि राइट, किस तरीके से जो है वो इन चीजों को जो है वो, तो it looked as if they are somewhat inspired from the Japanese only, and they are using मतलब lean concepts और वेस्ट एलिमिनेशन जितनी भी है ये सारी वही चीजें वही प्रैक्टिसेस हैं, वही बस सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने जो है वो सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है, बिल्कुल सही क्योंकि मोर जैसे कहते हैं ना कि एक पॉइंट पे काम करना चाहते हैं rather than इनके बहुत डिस्पर्स्ड उस पर लेके चले ये लोग चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। अच्छा जी, अभी जो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, दिस इज अबाउट स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन। अगर आप, आई डोंट नो, वही बात है कि जो जिस बॉडी के पास भी आप जाएं वो कहते हैं जी कि स्क्रम मास्टर करना है पहले हमसे ट्रेनिंग करें। अब उनका ट्रेनर बजट फटक फटक किस्म का हो, उसे कख भी ना आता हो, वो आपको कोर्स कराएगा तो आप एग्जाम देने के काबिल होंगे। खैर उनकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप उसको हैंडल करना चाहिए, लेकिन जो स्क्रम मास्टर की इंट्रिकेसीज के लेवल की चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। और आप अगर चाहें तो इसकी बेस के ऊपर स्क्रम मास्टर का एग्जाम दे सकते हैं। मैं इनका जो एक बॉडी है, बॉडीज इतनी ज्यादा है ना कि आप हर किसी की सर्टिफिकेशन के इंस्ट्रक्टर या कोच बन भी नहीं सकते। तो इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा मैं जनाब, वो सेफ का भी कर लूं, फलाने का भी कर लूं। तो मैंने सिर्फ एक बॉडी के साथ किया, मैं उनका कोच हूँ। और उसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा इसके कोई एडिशनल पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर सर्टिफिकेशन करना चाहेंगे तो सर्टिफिकेशन की फीस होगी। ये है scrumstudy.com। आप scrumstudy.com पे जाके देख भी सकते हैं क्या क्या सर्टिफिकेशन है इनकी और वो चीजें। लेकिन जो जो मटेरियल है, दिस अप्लाइज टू द होल एजाइल। तो वो एक स्क्रम की आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये मेरा मकसद है बुनियादी तौर पे कि आपको स्क्रम अच्छी तरह समझ आ जाए। लेकिन मैं सिर्फ ये पॉइंट दे रहा हूँ कि इन केस यू वुड एवर लाइक टू गो फॉर स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन ऑफ स्क्रम स्टडी, आई कैन फैसिलिटेट दैट। या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उनकी साइट पे जाके पेमेंट करके एग्जाम दे दें सिर्फ। ठीक है जी। वहां पर भी ये वीडियोस जो मैं आपको दिखाऊंगा ये वहां मौजूद होंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। एनीवेज जी, तो ये है। तो मैं अभी इसके और जी किसी और का पॉइंट, डॉक्टर नाजिया आपकी तरफ से कुछ? नहीं सर, थैंक यू, अभी तो क्लियर है फिलहाल तो। वंडरफुल जी, वंडरफुल। और शाइस्ता आपकी तरफ से कोई पॉइंट? जी सर, क्लियर है सब, बस मुझे एग्जाम्स की थोड़ा था कि अगर उसके लिए अगर हमने थोड़ा फॉरवर्ड जाना हो तो फिर किस तरह करेंगे, तो वो आपने भी क्लियर कर दिया। अच्छा जी, अब ऐसे है कि ये जो ये वाला पोर्शन है, इसमें मैं हर मॉड्यूल की एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, और इस तरह से करते करते हम थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की नहीं जाना चाहूंगा,
लेकिन मैं जो आपके वो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको सीमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो प्रोसेसेस क्या हैं, उनके अंदर क्या होता है, मैं उस ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कम से कम ये आपके कॉन्सेप्ट सीमेंट कर दूं। तो यहां से हम शुरू करते हैं। पहला मॉड्यूल आपका जो है ये जनरल एजाइल के हवाले से है, स्क्रम वाले एजाइल को कैसे देखते हैं। तो ये वीडियो सुनिएगा, ये थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है क्योंकि ऑनलाइन जा रहा है, लेकिन आप ये वीडियो भी ऑब्जर्व कीजिएगा और गौर से सुनिएगा और फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। जस्ट 3 मिनट्स। In today's rapidly changing business environments, Scrum has become the most sought-after project management methodology. And at Scrum Study, we enable you to master it. The Scrum Master, the Product Owner, and the Scrum Team are three core roles in Scrum. And the Scrum Master plays a vital role in every Scrum project by facilitating self-organized and collaborative teams. The Scrum Master Certified Training is 2 days of instruction that will pave the way for you to become an effective Scrum Master. The Scrum Master course emphasizes fundamental principles of Scrum. They are of primary importance for any Scrum Master. The course also focuses on real project processes, transitioning to Scrum, scaling Scrum, and implementing Scrum in a distributed environment. Courseware uses examples, case studies, and role plays to help each student stay focused and learn how to apply Scrum. For example, throughout the course, participants will engage in role plays and take on Scrum roles to execute mock product development within a real-life scenario. Also use elements of Scrum in conducting each classroom course to help students understand how some Scrum tools are used in real-life situations. For example, a Scrum board, an important tool in Scrum, and an expectations backlog are used to give the participants the feel of Scrum in the workplace. The progress of the class is tracked using a Scrum board and burn-down chart. At the end of the course, the faculty discusses and clarifies any questions or issues that the participants may have. The instructor explains appropriate examination and certification-related information and performs a review of the expectations backlog to affirm that each student's expectation has been met. Participants will receive a free copy of a guide to the Scrum body of knowledge, which is a comprehensive guide that can be used to deliver projects using Scrum. It also provides guidelines for the successful implementation of Scrum. Participants will also receive courseware, stationery supply, snacks, and lunch so that they are free to focus solely on learning. After the 2-day class, participants will receive a web address for an online proctored examination. The exam can be taken at the time and place of the participant's choosing. The exam contains 100 multiple choice questions, and students have up to 2 hours to complete it. Passing the examination is the last step in becoming Scrum Master certified. Assistance with access to the exam is available through the help of the Scrum support team. Immediately after completing the exam, students will be informed of their results. They will receive a soft copy of the certificate by email and a physical copy of the certificate by mail. Learning Scrum with Scrum Study is an enjoyable and value-adding experience that we are sure you will want to repeat the additional courses and certifications. We'll see you in class. ये जनाब आपने देखा, ये तो मेरा ख्याल है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, इसमें कोई इतनी बातें नहीं थी कि जो आपको समझाई जाए, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आपको पूरा स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन का कोर्स नहीं कराने वाला। आई एम जस्ट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस कॉन्सेप्ट ताकि आपके एजाइल कॉन्सेप्ट सीमेंट हो जाए, मेरा ये मकसद है। अगर ये वाला कोर्स किया जाए तो इसकी वो अलग फीस होती है, फिर ये स्क्रम स्टडी वाले उसका मटेरियल भेजते हैं, किताब वगैरह, उन सब चीजों की अलग अलग कॉस्ट होती है, वो उसको मिला के फिर उसकी फीस वगैरह बनती है, वो एक बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन खैर इस वक्त हमारा मकसद जो है वो नॉलेज गेन करने से है और उस हवाले से हम आगे चलना चाहते हैं। तो इसमें जनाब ओवरव्यू ऑफ एजाइल है और ये ओवरव्यू ऑफ एजाइल को जरा सुन लें और यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। Welcome to Scrum Master Certification course. Let's begin by looking at an overview of Agile,
is Agile? Why is it useful? Who can use Agile? And other concepts of Agile in brief. So first, let's see what is Agile. According to popular Agile guru Jim Highsmith, being Agile is to possess the ability to both create and respond to change in order to profit in a turbulent business environment. Agility is the ability to balance flexibility and stability. Agile is being adapted to change, being flexible, being able to cope with change. Now let's seek answers for the next question. What is the need of Agile? Before we answer this, let's look at the fact that contributed to the development of this approach. We'll take the example of the smartphone market to understand for adaptability. Rapidly changing market and technology, the need to be cutting edge, shrinking the time to market of product, and increased innovation from the customer end, reduction of testing and experimentation costs, simulation, automation, customer value delivered at the point of sale, not at the point of plan. Need adaptive development rather than traditional predictive methods. It is in such rapidly changing environments that predictive methods are not succeed, and we seek adaptive methods for project management. It's interesting to note that the process of that is not restricted to software development only. It can be used in project irrespective of the complexity and industry that face Agile systems warehousing classroom behavior have rendered traditional models of management inefficient. The failure of these models has given rise to methodologies with agile values. In our next model, we will learn about adaptive project management. Thank you for learning with us. अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है कि काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, आपको ये बात समझ आई होगी और इसको मैं अभी आगे मजीद भी एक्सप्लेन करता हूँ। एक बात मैं पहले आपसे कर लूं कि हमारी जो ये ट्रेनिंग है, मैंने कल शायद आप लोगों को मैसेज किया था या किसी ने पूछा था, तो मैंने ये बताया था कि ये हम 29-30 तक करेंगे। तो ये अली हैज पुट मी राइट, ही टोल्ड मी कि ये ट्रेनिंग हमारी 23 तारीख को खत्म हो जाएगी। 22 और 23 इज द लास्ट डेट ऑफ दिस ट्रेनिंग। हाँ जी बिल्कुल, तो ये 29-30 तक नहीं जाएगी बल्कि 23 तारीख को हमारी आखिरी क्लास होगी और काफी है हमारे पास। मतलब आप ये देखिए ना कि आज के बाद हमारी 4 क्लासेस और हैं, तो 4 क्लासेस में मैं आपको बिल्कुल मास्टर करा दूंगा ये स्क्रम के हवाले से भी, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। बट जस्ट अमेंड योर कैलेंडर, इट इज टिल 23rd ऑफ दिस मंथ। अच्छा जी, तो एजाइल क्या है वो हम काफी हद तक पहले भी समझ चुके हैं। जिम हाईस्मिथ जो कि वन ऑफ द एजाइल मैनिफेस्टो ऑथर, ही सेज के बीइंग एजाइल इज अ प्रोसेस is to process the ability to both create and respond to change। बुनियादी तौर पे तो इसीलिए बना ना ये सब कुछ एजाइल वाला तरीका, कि जमाना बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रियल पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक तरह से जो है वो इंडस्ट्री में तब्दीलियां बहुत तेजी के साथ आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसकी वजह से पेस बहुत फास्ट हो गया है। तो अब हमें वो ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर चलेंगे तो फिर तो एक सेंचुरी लगेगी डेवलपमेंट करने में। तो अगर डेवलपमेंट फास्ट करनी है और तेज पेस रखना है तो हमें कुछ मेथड चेंज करना पड़ेगा। ये इसलिए हम एजाइल मैनिफेस्टो के ऊपर हम बिलीव करते हैं। एजिलिटी इज द एबिलिटी टू बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। हम फ्लेक्सिबल तो होना चाहते हैं लेकिन हम साथ साथ डिलीवर भी करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि इतने फ्लेक्सिबल हो जाएं कि कभी हमारा रुख मशरिक की तरफ हो जाए, कभी मगरिब की तरफ हो जाए और मंजिल से हम भटके रहें। मंजिल की तरफ भी फोकस रखना है और फ्लेक्सिबल भी रहना है, कस्टमर की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को भी अकोमोडेट करना है। तो ये एक बड़ा आर्ट है कि हमने इन दोनों चीजों को बैलेंस करना है। एजाइल इज बीइंग एडाप्टिव टू चेंज, बीइंग फ्लेक्सिबल,
बीइंग एबल टू कोप विद द चेंज, यही बात जो मैंने अभी की है। क्या जनाब इसकी जरूरत क्या है? द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ दिस अप्रोच इज, ये देखिएगा जरा क्या क्या रीजन है। एक तो मैंने पहले आपको बताया, रैपिडली चेंजिंग मार्केट एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज कटिंग एज जा रही है, खासतौर पे टेलीकम्युनिकेशन में, मोबाइल इंडस्ट्री में, कंप्यूटर की आईटी इंडस्ट्री में, जहां कहीं भी आप देख लीजिए तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद श्रिंकिंग टाइम टू मार्केट, अगर सैमसंग वाले ने अपना एक नया फ्लैगशिप फोन बनाया है तो उसके पास एक लिमिटेड टाइम है उसको रिलीज करने का, अगर वो उतनी देर में उसको कंप्लीट करके मार्केट करने की काबिलियत नहीं रखता तो दे विल लूज द चांस और वो आईफोन वाला निकल जाएगा आगे। और दूसरी बात है कि अगर आपने रखा था टाइम टू मार्केट के लिए हमने ये 6 महीने में डिलीवर करना है, तो पता लगता है कि जब रेस लगती है आईफोन वालों के साथ तो उनको श्रिंक करना पड़ जाता है, 3 महीने में लाना पड़ता है। आप अंदाजा कीजिए, एक प्रोजेक्ट जो 6 महीने में कंप्लीट होना था अब 3 महीने में अचानक करने की जरूरत पड़ रही है, या जल्दी उसको डिलीवर करने की जरूरत पड़ रही है, और फीचर भी ज्यादा डालने की जरूरत पड़ रही है। हमें पता चला है कि एप्पल वाला ये फीचर भी डाल रहा है, तो हमने जनाब वो फीचर बीच में डालना है या उससे बेहतर फीचर बीच में डालना है, उसकी रिसर्च भी करवानी है। तो आपको तो पता ही है रिसर्च कितना टाइम लेती है, लेकिन हमने फास्ट पेस पे काम करना है, ये जनाब एजाइल की जरूरत है। और इस हवाले से मैं कहता हूं कि ये जितनी कंपनियां इस तरह के काम कर रही हैं, ये डेफिनेटली एजाइल इस्तेमाल कर रही है। रिडक्शन ऑफ टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन कॉस्ट, वही जब आपका जो एक्सपेरिमेंटेशन में काम लगना है, टाइम लगना है, पैसा लगना है, उसको भी आप किसी तरह से अकलमंदी के साथ, विजडम के साथ उसको कम से कम तरीन टाइम में और कॉस्ट में करने की कोशिश करेंगे सिमुलेशन और ऑटोमेशन के जरिए। कस्टमर वैल्यू इज डिलीवर्ड एट पॉइंट ऑफ सेल, नॉट पॉइंट ऑफ प्लान। आप ये नहीं है कि अब मैंने जब प्लान बनाया कि 6 महीने बाद ये चीज बना के डिलीवर करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल गई। वैल्यू आपको तब मिलेगी जब आप उस चीज को सेल करेंगे, राइट? तो कस्टमर को आपने अटेंशन देनी है। कस्टमर लेगा ही नहीं आपका फोन अगर उसके पसंद के फीचर्स ना हुए तो। नीड फॉर एन एडाप्टिव मेथड ऑफ डेवलपमेंट रादर देन ट्रेडिशनल प्रिडिक्टिव मेथड। तो प्रिडिक्टिविटी मेरे लिए अब प्रायोरिटी नहीं रही। डिटेल्ड प्लानिंग इज नॉट द प्रायोरिटी in rapid changing environment. That predictive method do not succeed and we seek adaptive methods for project management. यही वजह है कि आज सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रुख जो है वो प्रिडिक्टिव मेथड या ट्रेडिशनल मेथड से एजाइल की तरफ होता जा रहा है। और अब अगर कुछ दरमियान का रास्ता अडॉप्ट करना है तो हम फिर हाइब्रिड की बात करते हैं कि थोड़ा सा वाटरफॉल, थोड़ा सा एजाइल को मिक्स एंड मैच करके कोई सिस्टम बनाया जाए, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं। कौन एजाइल को इस्तेमाल कर सकता है? प्रैक्टिस ऑफ एजाइल इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली। ये बात चूंकि हम देख भी रहे हैं, पूरी जितनी मेथोडोलॉजीज है सॉफ्टवेयर के हिसाब से बनी है, लेकिन एक बात तो है कि इट इज वेल टेस्टेड इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। लेकिन इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बिकॉज दिस कैन अप्लाई एंड इट इज बीइंग अप्लाइड टू अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया सैमसंग वालों की, और ये वो जितनी भी इस तरह की नई प्रोडक्शन हो रही हैं उसमें यही कुछ होता है। एक नई कंपनी है, उसकी अक्सर वो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे एड्स वगैरह आए होते हैं, इंडीजीजो ऐसे कुछ नाम है, इंडीजीजो। और वो लोग क्या करते हैं कि वो क्राउड फंडिंग करते हैं और नए नए आइडियाज लाते हैं और वो चीज बना देते हैं। इट इज नॉट टोटल कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, मगर वो आइडिया लेते हैं लोगों से और उस आइडिया को फिर उसके ऊपर क्राउड फंडिंग इकट्ठी करते हैं और वो चीज बना देते हैं, और वो चीज मार्केट में और कोई भी नहीं दे रहा होता। नई इनोवेशन होती है कंप्लीटली, और वो भी इसी तरीके के साथ उनकी टाइमलाइन वगैरह बनी हुई है। तो मैं तो बिलीव करता हूँ कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो भी हाईली एजाइल है। बहुत सी चीजें आप देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर वो मिलेगा उसमें। उन्होंने मिसाल के तौर पे तकरीबन हर वॉक ऑफ लाइफ की चीज उन्होंने बनाई हुई है। वो घड़ी बनाई है, अपना डिजिटल घड़ी है जो आपका ब्लड प्रेशर भी नोट करती है, और इस तरह की चीजें, जो कि ये एक बड़ा मुश्किल टारगेट था। इस तरह की कोई घड़ी अभी तक नहीं है। वो तो है कि ऑक्सीजन लेवल और आपकी पल्स वगैरह को मेजर कर लेती है, लेकिन ब्लड प्रेशर वाली अभी तक कोई ऐसी घड़ी नहीं बनी। एनीवेज, कहने का मकसद है कि इस तरह के काम होंगे तो एजाइल से ही होंगे। इंडस्ट्रीज दैट फेस रैपिड चेंजेस विल फाइंड एजाइल हेल्पफुल। फास्ट पेस चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर हैव रेंडर्ड ट्रेडिशनल मॉडल्स इनएफिशिएंट। उनसे काम हो नहीं सकता। जितनी देर में आप सोचना शुरू करते हैं और
और ख्यालात को तरतीब देते हैं, टेक्नोलॉजी बदल चुकी होती है। The failure of these models has given rise to the methodologies जैसे एजाइल की वैल्यूज। अच्छा जी, मैं अगले मॉड्यूल की तरफ थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अलग अलग प्रेजेंटेशन है, तो डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा चेंज ओवर करने में टाइम जरूर लगेगा। अभी तक की बातचीत के ऊपर कोई आप पॉइंट करना चाहते हैं? ये गैप थोड़ा सा है हमारी। Hello, and welcome to yet another video on SMC. एक मिनट। In this video, we'll look at how agile methods differ from traditional management methods. The waterfall model is suitable for ordered and predictable projects in which all the requirements are clear. एक मिनट, ये गलत राइट जी। ये आपको स्क्रीन पे आना शुरू होगा कि नहीं आया? हाँ जी, ये दूसरा मॉड्यूल है जी। इसमें देखते हैं प्रिंसिपल्स को, देखेंगे जो जो स्क्रम स्टडी वालों ने प्रिंसिपल्स के रखे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वही, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हो सकती है लेकिन ये वही एजाइल जो प्रिंसिपल्स हैं एजाइल मैनिफेस्टो वाले, ये उसी को थोड़ा बहुत उन्होंने ट्वीक किया हुआ है अपने हिसाब से, बट बाय एंड लार्ज बात एक ही है। मगर इनको जरा देखिएगा कि ये किस तरह से इसको डिस्क्राइब करता है, और ज्यादा आपका वो कंक्रीट हो जाएगा जो आइडिया आपका पहले से बना हुआ है। तो एजाइल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। Hello, and welcome to Scrum Master Certification course. In this module, we will discuss the Agile principles. The first principle is customer satisfaction. The highest priority of any project managed using an Agile methodology is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. Next is welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage. In the current market, in which customer requirements, available technologies, and patterns of business keep changing, it is essential to approach product development in an adaptive manner that enables change incorporation and fast product life cycles, rather than emphasizing following plans formed with potentially outdated data. The third principle is deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference for the shorter timescale. Real value is delivered to the customer primarily in the form of working software. Therefore, the Agile focus is on delivering working software in increments throughout the product lifecycle. The fourth principle is that the business people and developers must work together daily throughout the project. Traditionally, customers or business people have been seen as outside players who are involved mainly at the start and end of the product lifecycle, and whose relationships are based on contracts and their fulfillment. But Agile believes in a shared value approach in which customers are seen as collaborators. The team and customers work together to evolve and develop the product. The fifth principle is to build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done. Agile believes that the key actors in any project are the people, and thus the emphasis should be on them and their interactions. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation. This is so because face-to-face communication is more dynamic when compared to other modes such as paper, telephone, or email. This is the sixth principle. The seventh principle is that the working software is the primary measure of progress. Unlike methods which evaluate project success on the basis of meeting the planned targets, Agile measures the success of the project
or progress based on the value delivered to the customer. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. Maintaining a sustainable pace of work also helps in the quality of product delivery over a period of time. This is the eighth principle. Ninth principle is that continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. Some of the ways of ensuring this are continuous integration, refactoring, and incremental re-architecture. Simplicity, the art of maximizing the amount of work not done, is essential. This is the 10th principle. This principle can be adhered to through use of small feature sets, focusing on client value, ensuring good upfront design and model, etc. The 11th principle is that the best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. The key for adherence to this principle is placing emphasis on people or empowering people to make key project decisions and trusting their ability to deliver the required solutions. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective and then tunes and adjusts its behavior. This is the 12th and last Agile principle. This brings us to the end of the module on Agile principles. Thank you for learning with us. एजाइल प्रिंसिपल्स हम कई दफा पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने बात की थी शुरू में। ये वही वाले एजाइल प्रिंसिपल्स हैं, उनको सिर्फ उन्होंने शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है। अगर इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आई या डिस्कस करने वाली है तो हम उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं, नहीं तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। इफ देयर इज एनी नीड फॉर डिस्कसिंग एनी वन ऑफ दीज तो मुझे बता दीजिए। डू यू एग्री कि आगे चला जाए फिर? Yes, mostly. वही बातें हैं तकरीबन। बात सिर्फ ये आपको समझ आनी चाहिए, आपकी सेटिस्फेक्शन होगी तो फिर ठीक है, देन वी कैन मूव अहेड। सर इसका हम अपने आप कोई बना सकते हैं, क्योंकि वही आपकी बात दोबारा दोहराएंगे कि सॉफ्टवेयर को ही मेंशन कर रहे हैं हर चीज के अंदर, तो इस सॉफ्टवेयर को हम अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं जस्ट इन केस वी वांट टू मेक आवर ओन थिंग। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं ये चाहूंगा कि इसको अच्छी तरह से समझ के आप लोग अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कोशिश करें। और मैं आपको शेयर कर देता हूँ ये अपना डीएडी डिसिप्लिन एजाइल की किताब भी, ये वाली किताब भी, आप इनको देखें। और अगर आप ये फील करते हैं कि कोई ऐसी एफर्ट आप अपने इदारे में करना चाहते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। लेकिन ये मुझे लगता है कि हमें हर इंडस्ट्री में इस तरह की एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी, तब हम इसका पूरा फायदा उठा सकेंगे। मतलब कोई बना हुआ तो नहीं है, लेकिन आपके साथ मिलकर बनाया जा सकता है। अगर आप लोग कोई भी ये फील करते हैं कि हमें ये काम करना है तो आप माय सर्विसेज आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन दैट। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का काम हो, खास तौर पे जो इंजीनियरिंग के एरियाज हैं इनमें मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि वो लोग करने की कोशिश करें। और दूसरे भी आप लोग भी जो काम कर रहे हैं वो जबरदस्त है, मतलब मेडिसिन है और बाकी चीजें हैं, हर एक चीज में। मेरी वाइफ ने, मैंने आपको शायद बताया था कि वो एजुकेशन के फील्ड से हैं और उन्होंने अपनी मास्टर्स की रिसर्च इस बात में की थी कि एजाइल एजुकेशन में कैसे अप्लाई हो सकता है। तो वो भी, और आप में से भी मेरे ख्याल कोई एक आध हैं, एलिया हैं या कौन शाइस्ता हैं, गालिबन वो एजुकेशन सेक्टर से हैं, तो नेचुरली ऑफ कोर्स इसका रोल तो बिल्कुल बनता है। अच्छा, ये छोटे छोटे मॉड्यूल हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि तब्दीली क्या आई है, मतलब वो जो पुराने दूसरे मेथड से अब हम इसके ऊपर आ रहे हैं, तो व्हाट हैज रियली चेंज। तो वो जो उसकी एक छोटी सी डिस्कशन, बिल्कुल ब्रीफ सी, इसको देख लेते हैं, व्हाट हैज चेंज्ड।
ये एक छोटी सी वीडियो, इसको भी जरा देख लीजिए। Hello, and welcome to yet another video on SMC. In this video, we'll look at how agile methods differ from traditional management methods. The waterfall model is suitable for ordered and predictable projects in which all the requirements are clearly defined and can be estimated accurately. In most industries, such projects are dwindling. Changing requirements from customers have led to increased pressure on businesses to adapt and change their delivery methods. Agile methods are more successful in the current market scenarios, which are marked by unpredictability and volatility. Agile methods are based on inspect-adapt cycle, as opposed to the command and control structures of the waterfall method. Agile methodologies require a change in mindset. The central focus has moved from scope in waterfall methods to achieving maximum business value in Agile. In waterfall, cost and schedule are altered to ensure the desired scope is achieved, while in Agile, quality and constraints can be altered to achieve the main objective of attaining maximum business value. In Agile, the emphasis is on the people, as against process in the traditional method. Agile is best suited for unpredictable or exploratory domains, and the process style is iterative. There is low upfront planning, and the management style is decentralized. A traditional setup works best for predictable domains, and the process style is linear. There's a lot of upfront planning, and the management style is typically autocratic. Agile projects are completed in an iterative manner, where the functionalities with the highest business are completed first. Various cross-functional teams work in parallel across sprints to deliver potentially shippable solutions at the end of every sprint. Each iteration results in a shippable deliverable which provides a measurable objective that the team has to accomplish. This ensures that the team is progressing and the project will be completed in time. Traditional methods do not present such timely checks and therefore result in situations in which the team might get off schedule and end up with a lot of work towards the end. As the customer regularly interacts with the team, the work completed is regularly reviewed. This ensures that the progress is as per customer expectations. To the contrary, in waterfall there is no such interaction, as the work is carried out in silos, and there is no presentable functionality until the end of the project. Further, in complex projects where the customer is unclear about what they want in the end product, and where the functionality requirement is changing, the iterative model is more flexible in ensuring that these changes get included before the project is complete. On the other hand, when projects are have well-defined functionalities, and when the team has previous experience working on such projects, then the waterfall method is more successful. That brings us to the end of this module. We hope this video has clarified some doubts about adaptive project management. Thank you for learning with us. अच्छा जी, आपने ये देखा बड़ी बहुत ही आसान जुबान में और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उसने ये पॉइंट्स कवर किए, डिलीवरी मेथड को बात की है, इंस्पेक्ट एंड ऑडिट की बात की है, चेंज इन माइंडसेट, पीपल अगेंस्ट प्रोसेसेस, अपफ्रंट प्लानिंग और मैनेजमेंट, बिजनेस वैल्यू फर्स्ट। मतलब आपको ये बात हम बड़ी देर से करते आ रहे हैं ना, आपको समझ आ गई होंगी कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जल्द से जल्द हो, तो पहले आइटरेशन में हम ज्यादा वैल्यू की रिव्यू भी करते रहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी, हर वक्त हम उसको तैयार करने के लिए, चेंजेस करने के लिए या रिक्वायरमेंट्स को बदलने के लिए, so we are always ready for that. डिलीवरी मेथड पहले जो था वो जैसे इसमें आपने देखा वाटरफॉल होता था और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स थे और अब इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। इंस्पेक्ट और ऑडिट में हमने बात की कि एजाइल मेथड्स जो हैं वो इंस्पेक्ट ऑडिट की साइकिल के ऊपर है एज अपोज टू द कमांड एंड कंट्रोल। मतलब ये ऑटोक्रेसी नहीं है यहाँ पे आप काम साथ साथ चेक कराते जाते हैं, साथ साथ अप्रूव कराते जाते हैं और साथ साथ एक्सेप्ट होता जाता है। सिर्फ ये सोच का फर्क है, सोच बदलने की जरूरत है। एजाइल सोच जो है वो वैल्यू जनरेट करने की तरफ है, उसमें हम जो फोकस हमारा है वो प्रोजेक्ट के जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रेंट, स्कोप, टाइम, कॉस्ट को एडजस्ट करने पे नहीं होता। यहाँ पे हमारा मकसद ये होता है कि हम बिजनेस वैल्यू ज्यादा से ज्यादा अचीव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें कभी कभी क्वालिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है।
कभी कभी कंस्ट्रेंट्स ऊपर नीचे करने पड़ते हैं, हम कर लेंगे अगर कस्टमर को उसका फायदा है। कस्टमर को हम ये बता सकते हैं कि जनाब, कस्टमर कहता है मुझे नहीं चाहिए भाई इतनी अच्छी क्वालिटी, हम कहते हैं फाइन, तो आपको जो वैल्यू डिलीवरी चाहिए हम उसको वो आपको उस तरह से दे देते हैं। तो बजाय इसके कि हम कोई अपनी तरफ से रूल्स फिट करें कि जनाब हम तो आपको इसी क्वालिटी का काम देंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रोसेसेस को फॉलो करने के बजाय हम लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, कस्टमर को, स्टेक होल्डर को, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये नहीं है कि हमने कोई एक प्रोसीजर को ही लाजमी फॉलो करना है। प्रोसीजर्स कैन बी, यू नो, कहते हैं ना, लॉज आर मेड फॉर पीपल, दे कैन बी चेंज्ड। इसी तरह अपफ्रंट प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है वो ऑटोक्रेसी को जन्म देती है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और जहां पर हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं और साथ साथ चीजों को चेंज कर रहे हैं, और हमें, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वैल्यू जल्द अज जल्द हमें मिलती है, और हर आइटरेशन के बाद रिव्यू हो रहा है, बहुत जबरदस्त वो ऑडिट इंस्पेक्ट वाली बात भी आ गई है, और वी आर हाईली फ्लेक्सिबल ऑल्सो। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन हमने इस चीज के ऊपर कर दी है। सिर्फ मैं आपका प्रीमाइज थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम आगे की बातें जब करें तो ये सब बातें एक दफा रिफ्रेश हों आपके माइंड के अंदर। एजाइल मेथड मैंने आपको अपनी स्लाइड्स में भी दिखाए थे, लेकिन हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं कि ये कौन से मेथड हैं और क्या क्या करते हैं। हो सकता है कुछ चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके के साथ समझ आ जाए। जी आगे बोलिए। अस्सलाम वालेकुम आमिर, बेटा मुझे एग्जैक्ट डेट्स भेज दो, या जो या रक्षंदा मामू जान की डेथ की भी और सफिया नानी की डेथ की ना, दोनों के एग्जैक्ट डेट्स बताओ मुझे कि क्या। आई एम सॉरी, आई डोंट नो कहां से आवाज आ रही थी। जी बोलिए नाजिया। सर मैं वही परेशान थी, मेरी वॉइस कैसे चेंज हो गई। एनीवे मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो लास्ट वीडियो अभी दिखाई थी उसकी लास्ट स्लाइड में उन्होंने मेंशन किया था कि फॉर सिंपलर प्रोजेक्ट्स एंड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। जी जी, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी और सिंपलिसिटी को किस तरह से डिफाइन करें? लेवल्स के हिसाब से डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? असल कॉम्प्लेक्सिटी को पीएमआई बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करती है। पीएमआई का एक स्टैंडर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। उसके अंदर वो 3 चीजें बताता है। वो कहता है जी, नंबर 1 बात ये है कि आप ये देखें कि हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर जिनको आपने इंटरेक्ट करवाना है। द लार्जर नंबर ऑफ यूनिट्स वुड मेक द सिस्टम कॉम्प्लेक्स। एक तो ये बात है। दूसरी बात, इंटरेक्शन पॉइंट्स कितने हैं। हो सकता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स तो ज्यादा ना हो, बट एवरी यूनिट इज सपोज्ड टू इंटरेक्ट विद एवरीथिंग एल्स, दैट मेक्स द थिंग्स कॉम्प्लेक्स। तीसरी चीज जो है वो है प्रोसेस लेवल के ऊपर। आपके जो प्रोसेसेस हैं, इंडिविजुअल प्रोसेसेस जो हैं, उनके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है कि उनकी वजह से आपका पूरा सिस्टम जो है वो इफेक्ट होता है। कभी कभी टाइम ज्यादा होने की वजह से भी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाती है। टाइम का मतलब है कि प्रोजेक्ट आपका 6 साल का है, वो 6 साल तक क्या है, लाजमी मतलब बड़ा काम होगा तो 6 साल का है ना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि टाइम ज्यादा होने से या बड़ा प्रोजेक्ट होने से कम्प्लेक्सिटी हो। कभी कभी एक प्रोजेक्ट से आपने सेंसस कराना है अगले 3 महीने में पूरे मुल्क का, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ड्यूरेशन के हिसाब से तो नहीं लगता, लेकिन 3 महीने के अंदर जितना काम करना है, इतने इंटरेक्शंस करने हैं, इतनी दूर दूर तक जाना है, एक एक आदमी के घर तक पहुंचना है, उसे डाटा इकट्ठा करना है, ह्यूज टीम इज रिक्वायर्ड, ह्यूज ह्यूमन इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ये ह्यूमन लेवल के ऊपर है, फिर वो प्रोसेस लेवल के ऊपर इंटरेक्शन होता है, फिर यूनिट लेवल के ऊपर इंटरेक्शन होता है। जहां जहां इंटरेक्शन होगा वहां कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो सकती है। आई होप कुछ अंदाजा आपको हुआ होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। अच्छा जी, बहुत सी चीजों के नाम हम पहले भी देख चुके हैं, जो मेथोडोलॉजीज हैं। हो सकता है कि इस प्रेजेंटेशन में आपको चंद एक नए नाम देखने को मिल जाएं, तो कम से कम आप अवेयर होंगे यार इस नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो इसमें जैसे लीन कैन बैन है, वो लीन वाली बात आ गई। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आप देख चुके हैं, क्रिस्टल आप देख चुके हैं, डीएसडीएम का जिक्र हुआ, एफटीटीएम का जिक्र हुआ, टीडीडी का नहीं हुआ था, एएसडी का नहीं हुआ था, एयूपी का नहीं हुआ था। एयूपी का भी हुआ था, वो यूनिफाइड प्रोसेस वाला जो है, और डीडीडी। जो ये चीजों को जरा एक नजर देख लें तो आपको थोड़ी वैल्यू एडिशन हो जाएगी जो पहले से आप जानते हैं।
तो ये सुनिएगा जी। Hello, and welcome to Scrum Master Certification course. In this module, we will discuss the methods used in Agile. A number of Agile methodologies originated and gained traction in the 1990s and the early 2000s. While the various Agile methods differ in a variety of aspects, their commonality stems from their adherence to the Agile Manifesto. Let's briefly discuss some of the important Agile methods. The first method that we will discuss is Lean Kanban development. The Lean concept optimizes an organization's system to produce valuable results based on its resources, needs, and alternatives, while reducing waste. Kanban literally means a signboard, and it espouses the use of visual aids to assist and track production. Lean Kanban integrates the use of the visualization methods as prescribed by Kanban, along with the principles of Lean, creating a visual, incremental, evolutionary process management system. The next is Extreme Programming. XP makes it possible to keep the cost of changing software from rising radically with time. The key attributes of XP include incremental development, flexibility scheduling, automated test codes, verbal communication, ever-evolving design, close collaboration, and tying in the long-term and short-term drives of all those involved. XP values communication, feedback, simplicity, and courage. The different roles in the XP approach include the customer, the developer, the tracker, and the coach. XP prescribes various coding, developer, and business practices, events, and artifacts to achieve effective and efficient development. XP has been extensively adopted due to its well-defined engineering practices. The third method is crystal methods. Crystal methods are intended to be people-centered, lightweight, and easy to adapt. Because people are primary, the developmental processes and tools are not fixed, rather are adjusted to the requirements and the characteristics of the project. The color spectrum is used to decide on the variant for a project. Factors such as comfort, discretionary money, essential money, and life play a vital role in determining the weight of the methodology, which is represented in various color spectrum. The crystal family is divided into crystal clear, crystal yellow, crystal orange web, crystal red, crystal maroon, crystal diamond, crystal sapphire. All crystal methods have four roles: the executive sponsor, the lead designer, developers, and experienced users. Crystal methods recommend various strategies to achieve agility. A crystal project cycle consists of chartering, delivering cycle, and wrap-up. The fourth method is Dynamic Systems Development Methods. DSDM is quality and effort in terms of cost and time at the outset, and ensures the project deliverables to meet the set criteria by prioritizing deliverables into musts, shoulds, coulds, and would-haves, or must-have. DSDM is a system-oriented method with 6 distinct phases: pre-project phase, feasibility phase, exploration and engineering phase, deployment phase, and benefit assessment phase. The fifth method is feature-driven development. FDD was devised by Jeff DeLuca in 1997 and operates on the principle of completing a project by breaking it down into small, value functions that can be delivered in less than 2 weeks' time. FDD has 2 core principles. Software development is a human activity, and software development is a client-valued functionality. FDD defines 6 major roles: project manager, chief architect, development manager, chief programmers, class owners, and domain experts, in addition to a number of supporting roles. The FDD process is iterative and consists of developing an overall model, building a feature list before planning, designing and building by feature. The sixth method is test-driven development. Test-driven development is a software development
automated first and develop the least amount of code necessary to pass that test later. The entire project is broken down into small client-valued features that need to be developed in the shortest possible development cycle. Based on clients' requirements and specifications, tests are written. The tests designed in the above stage are used to design and write the product code. TDD can be categorized into the following two levels: A TDD, acceptance TDD, requiring a distinct acceptance test, and D TDD, developer TDD, entails writing a single developer test. TDD has become popular because of the numerous advantages it offers: rapid and reliable results, constant feedback, and reduced debugging time. The seventh method is adaptive software development. Adaptive software development grew out of rapid application development work by Jim Highsmith and Sam Mayer. The highlights of ASD are constant adaptation of processes to work at hand, provision of solutions to problems surfacing in large projects, and iterative, incremental development with continuous prototyping. Being a risk-driven and change-tolerant development approach, ASD believes that plan cannot admit uncertainties and risks, as these two indicate a flawed and failed plan. ASD is feature-based and target-driven. The first phase of development in ASD is speculation, as opposed to planning in the other Agile methodologies, followed by elaborate and lean phases. The eighth method is Agile Unified Process. AUP is a simplified version of IBM's Rational Unified Process. It was developed by Scott. AUP combines industry-tried and tested Agile techniques such as test-driven development, Agile modeling, and database refactoring to deliver a working product of the best quality. AUP models its processes and techniques on the values of simplicity, agility, customizability, self-organization, independent tools, and focus on high-value activities. The AUP principles and values are put into action in phases: inception, elaboration, construction, and transition. And the last Agile method I will discuss is domain-driven design. Domain-driven design is an Agile development approach meant for handling complex designs along with improving the overall project system. Domain can be defined as an area of activity to which the user applies a programming or functionality. Many such areas are batched, and a model is which is a system of abstractions that can be used to design the overall project and solve the problems related to the batch domains. The core value of DD include domain-oriented model-driven design, ubiquitous language, and bounded context. In domain-driven design, ubiquitous language is established and the domain is modeled. Then design, development, and testing, refining and refactoring of the domain model till it is satisfactory. This brings us to the end of the module on Agile methods. Thank you for learning with us. ये जो हमने एजाइल के डिफरेंट मेथड पढ़े थे, तो आपने देखा कि इसमें कुछ चीजों की एडिशन है। ठीक है जी, हमने टीडीडी, एएसडी और एयूपी और डीडीडी ये चार चीजें वहां ऐड नहीं की थी, मुझे वहां पे भी ऐड कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि ये चीजें वहां एड्रेस नहीं हुई। और दूसरी बात भी नोट करेंगे, जितने भी मेथड यहाँ पे दिए गए हैं ये पुराने वाले मेथड हैं। सेफ का इधर जिक्र नहीं है, निस्ट का जिक्र नहीं है, और बहुत से नए मेथड जो डिसिप्लिन एजाइल का जिक्र नहीं है, वो चीजें जो है वो हमने वहां पढ़ ली थी। तो इस हवाले से अगर देखें तो तकरीबन मोस्ट ऑफ द एजाइल मेथोडोलॉजीज हैव बीन एक्सपोज्ड टू यू। ठीक है जी। और अगर फिर भी आपको कहीं कोई थोड़ा बहुत शक होता है
तो इन चीजों का बेसिक इंट्रोडक्शन तो मिल गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आपने करनी कोई नहीं है, एज सच आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत आप जानना चाहते हैं कि अच्छा इसमें टीम मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो मैंने एक टेबल प्रोवाइड किया था आपको उस लेक्चर के अंदर, जो मेरा वाला लेक्चर था उसके अंदर मैंने वो एक टेबल दिया था कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या रोल है, उसमें क्या है, तो एक कंपैरिजन था वहां पे अवेलेबल था। तो वो उस तरह की चीजें और भी मार्केट में अवेलेबल होंगी, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, तो उससे हम काफी फायदा उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है तो मेरे हिसाब से आप PMI ACP के एग्जाम देने के लिए काफी हद तक तैयार हैं। मतलब थोड़ा सा हम और मॉड्यूल्स वगैरह इसमें कवर करेंगे तो फ्रॉम माय साइड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द ACP एग्जाम। बट बिफोर यू कैन गो फॉर द ACP एग्जाम, आई वुड लाइक कि आपका एक मैं छोटा सा एग्जाम आपको एक सर्टिफिकेशन और दिलवाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो है स्क्रम फंडामेंटल सर्टिफाइड। उसका बाकायदा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फ्री सर्टिफिकेशन है, और उसमें ये जो नॉलेज अभी तक हमने किया है और जो थोड़ा सा हम और करेंगे, इसकी बुनियाद के ऊपर आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम के लिए अगर आप चाहें तो मैं, अगर आप इंटरेस्टेड हों, लेकिन अभी मेरा ख्याल है 3 लोग हैं, आई डोंट नो बाकी लोग हैं नहीं है, मैं आपका नाम उसमें रजिस्टर कर सकता हूं और आप उसके बाद किसी भी वक्त वो एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपना फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस मुझे जरा भेज दीजिएगा, मैं आपका एग्जाम बुक कर दूंगा। अगर सारे लोगों का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जितने भी हमारी क्लास में हैं, अदरवाइज मुझे अलग अलग बुक करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वो आपको एक ईमेल आ जाएगी और उस ईमेल में वो डिटेल्स होंगी कि आप इस पासवर्ड पे लॉगिन करके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है जी। तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि यार हमें इतना कुछ तो आ गया है और अब हमें ACP की तैयारी करने के लिए थोड़ा, अगर आप ACP में इंटरेस्टेड है, मुझे पता है आप में से अक्सर लोग सिर्फ नॉलेज के लिए देखना और पढ़ना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर हों तो उस सूरत के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप स्क्रम फंडामेंटल सर्टिफाइड का एग्जाम भी दे सकते हैं, स्क्रम मास्टर का उसके पैसे लगते हैं, $450 उसकी फीस है, वो भी आप दे सकते हैं, और आप PMI ACP का भी एग्जाम दे सकते हैं। दिस सिंगल कोर्स विल प्रिपेयर यू फॉर ऑल ऑफ दीज। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं, शुड आई कंटिन्यू और शुड आई ब्रेक ऑफ? क्योंकि आप मेरा कसूर है कि मैं 1 घंटा लेट शुरू किया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं 1 घंटा और कंटिन्यू कर लूंगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम यहीं क्लोज कर देंगे। सो आई नीड योर ओपिनियन ऑन दैट। जी जनाब, प्लीज बताइए, कंटिन्यू करना है या बस करना है? चलिए सर, मेरे ख्याल से तो काफी, आई थिंक इट्स फाइन आज के लिए। आज के लिए फाइन, ठीक हो गया जी, वो जबरदस्त हो गया। Anyone else? This is my opinion. I don't know if people are interested. So I think they should come up with their views. हाँ नहीं, ठीक है, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, ये स्क्रीन के ऊपर जरा देखिएगा, एक मिनट मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, थोड़ा छोटा छोटा नजर आ रहा होगा। अगले लेक्चर में हम कुछ चीजें कवर करेंगे, उसमें स्क्रम का ओवरव्यू होगा, स्क्रम के प्रिंसिपल्स हम कर चुके हैं, एस्पेक्ट्स होंगी, उसके प्रोसेस होंगी और समरी होगी। ये चीज हम करेंगे, और उसके बाद जो चीज रहती है वो हम करेंगे तो स्क्रम के ऊपर मेरे पास 4-5 मॉड्यूल्स वहां पे बने हुए हैं, और उसके बाद है स्क्रम की फेजेस। स्क्रम की फेजेस मैं बहुत ज्यादा तफसील से आपसे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं अगर आपको अवेयरनेस के लिए सिर्फ जानना हो तो मैं आपको वो फेजेस से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, क्योंकि ये फेजेस स्क्रम स्टडी वालों की हैं, बाकियों पे अप्लाई नहीं करती, लेकिन दे आर वेरी ब्यूटीफुली मेड, और इससे अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा मजेदार एक मैकेनिज्म इनका बना हुआ है, उसके तहत आप उसको कर सकते हैं। एनीवेज जी, तो ओपन डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। हम अगले
चंद लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। लाजमी होता तीन लेक्चर है शायद, और 2 या 3 लेक्चर जितने भी हैं इसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग एग्जाम भी दे दें, तो मुझे आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूजर नेम वो ईमेल भेज दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको रजिस्टर कर दूँ। चलें जी, इफ देयर इज नथिंग मोर टू से, लेट्स कॉल इट अ डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। और इतनी देर सब्र करना, इंतजार करना, और अल्टीमेटली ये इतनी चीजें हमने डिस्कस की हैं और बीच में ब्रेक भी कोई नहीं की। तो लेट्स सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, खुदा हाफिज।